Hello friends, welcome to UPSC Wala. This is Sonia Ahuja and today we are going to talk about India's tax system. Indian Economy बुक सीरीज का ये 9th चैप्टर है, so let's get started. क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर में? We'll start with introduction, methods of taxation, किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, टाइप्स क्या होते हैं टैक्स के, जीएसटी, जीएसटी काउंसिल और जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस क्या होता है, ये टॉपिक हम समझेंगे. Let's start with the word tax itself. टैक्स होता क्या है? जैसे कि एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ. हम जब नेटफ्लिक्स या इस तरीके की कोई सर्विसेज लेते हैं तो उसको सब्सक्राइब करते हैं और उस सब्सक्रिप्शन के लिए हम कुछ पेमेंट करते हैं मंथली, राइट? एंड उस सर्विस में हमें कुछ कुछ मिलता है. जैसे फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स की एग्जांपल ले तो हमें मूवीज देखने के लिए मिलती है, सीरियल्स देखने के लिए मिलते हैं, राइट? वी कैन ऑल्सो शेयर इट विद आवर फ्रेंड्स एंड ऑल. टैक्स इज नथिंग बट सब्सक्रिप्शन टू योर कंट्री. ऐसे समझो कि आप इस देश में पैदा हुए हो, आप इस देश में रह रहे हो, ये देश चल रहा है किन पैसों पर? वो आता है इन लोगों से जो इस कंट्री में रह रहे हैं, क्योंकि वो हर साल टैक्स भरते हैं, विच इज अ मैंडेटरी चार्जेस इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट, है ना? मैंडेटरी मतलब आप एक वर्किंग सिटीजन हैं इंडिया के तो आपको इंडिया का टैक्स भरना पड़ेगा अगर आप सर्टेन अमाउंट तक अर्न कर रहे हैं. तो गवर्नमेंट जो है सारी कंट्रीज, लगभग दुनिया की सारी कंट्रीज में किसी ना किसी तरीके से टैक्स लिया जाता है, बिकॉज या तो टैक्स लिया जाता है या किसी और तरीके से इनकम रेवेन्यू जनरेट किया जाता है, क्योंकि हर गवर्नमेंट को काम करने के लिए कुछ खर्चे करने पड़ते हैं और उस खर्चों के लिए पैसा लगता है. तो या तो कंट्रीज आर लाइक इंडिया वेयर हम लोग अपने ही सिटीजन से टैक्स लेते हैं और उससे हमारी गवर्नमेंट चलती है. कई सारी कंट्रीज ऐसी हैं जैसे फॉर एग्जांपल मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है, तो वहाँ पर क्या होता है, यूजुअली टैक्स फ्री है, इसीलिए बहुत लोग जाते हैं वहाँ काम करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे सरकार की कमाई जो है गवर्नमेंट ऑयल वेल से हो जाती है जितना उनको चाहिए, तो उन्हें टैक्स लेवी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. बट यूजुअली पैसे कहीं ना कहीं से लाने ही पड़ते हैं. अब मेथड्स की बात करते हैं, क्या क्या तरीके मेथड्स होते हैं, किस तरीके से विजुअलाइज. मेथड मतलब क्या कि क्या सोचा गया है कि किस तरीके से टैक्सेशन होना चाहिए ऑन अ लार्जर स्केल, ठीक है? तो कि मतलब अगर पूरे वर्ल्ड, पूरी कंट्री की बात कर रहे हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी सबसे अच्छी कंट्री हो और हम सबसे ज़्यादा डेवलप्ड हो, तो हमें किस तरीके का सिस्टम बनाना चाहिए, फॉलो करना चाहिए जिससे कि बेस्ट इफेक्ट आए, राइट? इकोनॉमी पे भी और लोगों पे भी. तो उसे हम क्या बोलते हैं, टैक्सेशन मेथड्स. तो सबसे पहली है प्रोग्रेसिव, ठीक है? प्रोग्रेसिव वर्ड आपको पता है, प्रोग्रेसिव मतलब जो हमें आगे की ओर ले जाए, उसे प्रोग्रेसिव कहते हैं, राइट? सो प्रोग्रेसिव सिस्टम इज इंक्रीजिंग टैक्स रेट एज द इनकम राइजेस. मतलब कि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती जाती है, द परसेंटेज ऑफ टैक्स दैट दे पे ऑन देयर इनकम इंक्रीजेस, राइट? कि अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो तो आप 1 रुपये दे रहे हो, आप 1000 रुपये कमा रहे हो तो टेक्निकली अगर आप 1 रुपये दे रहे हो 100 पे, तो 1000 रुपये पे आपको 10 रुपये देने चाहिए, राइट? बट नो, प्रोग्रेसिव टैक्स में क्या होता है, इफ यू आर पेइंग 1 रुपीज ऑन 100, इफ यू आर अर्निंग से 1000, देन यू विल बी पेइंग 20, क्योंकि स्लैब जो है वो चेंज हो गया है. यहाँ पे 1% था, यहाँ पे अब 2% हो गया है. और मान लो कोई 10,000 कमा रहा है तो हो सकता है उस पर 5% हो जाए, ठीक है? तो जितना ज्यादा इनकम इंक्रीज हो रही है उतना ही परसेंटेज ऑफ टैक्स इंक्रीज हो रहा है, उसे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कहा जाता है. इंडिया जो है इसी प्रकार का एक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन मेथड फॉलो करता है, जिसमें जो लोअर अर्नर्स होते हैं, जो कम पैसा कमाते हैं, उनके बदले जो हायर अर्नर्स होते हैं वो ज्यादा पे करते हैं टैक्स, और इसको कैटेगरीज या स्लैब्स में बांटा गया है, ठीक है? कि 5 लाख तक, 10 लाख तक, 20 लाख तक, 1 करोड़ तक अर्निंग स्लैब्स हैं, ठीक है? क्रिटिक आर्ग्यू दैट द मेथड इज, अब प्रॉब्लम क्या है प्रोग्रेसिव के साथ में, कि अगर लोगों को ज्यादा टैक्स देना पड़े तो वो मेहनत क्यों करेंगे? जैसे मान लो मैं अगर 1000 रुपये कमा रही हूँ और मुझे 20 रुपये देने हैं, ठीक है? पर सडनली आप बोल रहे हो कि अगर मैं 1000 की जगह 2000 या 4000 रुपये कमा रही हूँ तो मुझे 20 नहीं, मुझे 100 रुपये देने हैं, ठीक है? तो मैं सोचूंगा ना कि मैं टैक्स ज्यादा, जब मेरा काम हो रहा है तो मैं क्यों उस डायरेक्शन में जाऊं जहां मुझे और ज्यादा अपना पैसा कमाया हुआ, मैं क्यों मेहनत करूं? व्हेन आई नो द मोर आई अर्न द मोर मनी आई हैव टू गिव टू द गवर्नमेंट. तो ऐसा माना जाता है कि इस तरीके का प्रोग्रेसिव मेथड जो है वो डिस्करेज करती है लोगों को ज्यादा कमाई करने से और यूजुअली इकोनॉमिक ग्रोथ को हिंडर करती है.
और इसका ये भी एक तरीका देखा गया है कि ये ना पावर्टी को रिवॉर्ड देती है, कि अगर आप गरीब हो तो टैक्स मत दो, तो पावर्टी को आप रिवॉर्ड कर रहे हो, तो पीपल वुड वांट टू बी बिलो दैट लाइन। ठीक है, लोग कोशिश करेंगे कि हो सके तो वो उस जैसे अगर 5 लाख का स्लैब है कि 5 लाख तक आप कमा रहे हो और उसके ऊपर ही आपको टैक्स देना, उसके नीचे टैक्स नहीं देना, तो लोग कोशिश करेंगे कि क्यों माथापच्ची करना, लेट्स कीप इट अंडर 5 लाख ना, हमारा काम हो रहा है, बाकी सब लेट्स मैनेज इन अदर वेज सो दैट आवर इनकम डजंट शो गो बियॉन्ड 5 लाख, राइट। तो वो होता है। और दूसरा पीनलाइजिंग वेल्थ, मतलब कि जो लोग एक्चुअली में काम करना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं उनको हम पीनलाइज कर रहे हैं क्योंकि हम उनसे ज्यादा टैक्स ले रहे हैं। तो यूजुअली कई बार क्या होता है कि लोग या तो अपने आप को उस स्लैब के अंदर रखने की कोशिश करते हैं, ज्यादा इनकम की तरफ नहीं जाते हैं बचाने के लिए टैक्स, या फिर वो इवेड करते हैं टैक्स बाय नॉट रिपोर्टिंग द इनकम और यूजिंग लूप होल्स इन द लॉ by sending money to offshore accounts or by converting the money into black money that is not traceable. तो it actually कहा जाता है कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन वाली कंट्रीज में ज्यादातर देखा गया है कि टैक्स इवेजन भी ज्यादा होता है। However, proponents view progressive taxation as pro poor। ठीक है, जो डेमोक्रेटिक और लिबरल आइडियोलॉजी वाली कंट्रीज है उनका मानना है कि ये तरीका, टैक्स मेथड सबसे सही है, क्योंकि ये इक्वलाइजर का काम करती है कि जो लोग कम कमा रहे हैं उनसे नहीं पैसे लेती है, जो ज्यादा लोग कमा रहे हैं उनसे पैसे लेती है, और एक तरीके से जो डिस्टेंस है बिटवीन द पुअरेस्ट पर्सन एंड द रिचेस्ट पर्सन, सबसे गरीब और सबसे अमीर, उसके बीच में एक थोड़ी सी इक्वालिटी लाने की कोशिश करती है ये मेथड। तो ये प्रो पुअर है, और इससे क्या होता है कि ज्यादातर the government is able to play the benefit of more money between rich and poor, and इसीलिए ग्लोबली सबसे ज्यादा अपीलिंग जो है यही टैक्सेशन फॉर्म है। तो लगभग सारी डेमोक्रेसीज में इसी तरीके का टैक्सेशन पॉलिसी फॉलो की जाती है। इनकम टैक्स की बात करें तो इंडिया का जो इनकम टैक्स है वो एक प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चर फॉलो करता है विथ मल्टीपल टैक्स स्लैब्स, मतलब कि एक स्लैब्स होते हैं, उसमें भी देयर इज सीनियर सिटीजन का अलग है। ठीक है, तो अगर आप 5 लाख तक कमा रहे हो तो आपको नील देना है, अगर आप 5 से 10 कमा रहे हो तो आप 5% दोगे, 10 से 50 कमा रहे हो तो आप 10% दोगे। इस तरीके से स्लैब्स बने हुए हैं। जितने जो इंडिविजुअल है जिनकी इनकम हायर है, ठीक है, वो हाई टैक्स पे करते हैं, जिनकी लो है वो लो टैक्स पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2022 में 2.5 लाख इज अ टैक्स एग्जेम्प्ट, मतलब कि अगर आप 2.5 लाख तक कमा रहे हो तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। 2.5 से 5 लाख के बीच में 5% एंड सो ऑन, आगे ब्रैकेट बने हुए। अब दूसरा मेथड जो है टैक्सेशन का वो है रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ प्रोग्रेसिव। इसमें क्या होता है कि जैसे जितना ज्यादा आप पैसा कमाते हो उतना टैक्स कम हो जाता है। ठीक है, यू कैन सी इट एज डिस्काउंट। ठीक है, जैसे अगर आप कोई चीज खरीदने जा रहे हो दुकान पे, तो अगर आप मान लो 100 रुपए की चीज खरीदोगे, आप बोलोगे भैया इस पर थोड़ा डिस्काउंट दे दो, तो भैया क्या करेंगे, मैं भी आपको 2 रुपए का डिस्काउंट दे देंगे। लेकिन वहीं अगर आप वहां से 1000 रुपए की चीज खरीद रहे हो तो क्या होगा, दे माइट गिव यू अ डिस्काउंट ऑफ 10 रुपीज, इवन 20 रुपीज, बिकॉज दे आर अर्निंग मोर, सो दे आर एबल टू गिव यू मोर डिस्काउंट। तो उस तरीके का जो टैक्सेशन मेथड है ना उसको रिग्रेसिव बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो टैक्स है वो इनकम के साथ डिक्रीज होता है। ठीक है, कोई स्पेसिफिक सेक्टर नहीं होता है यूजुअली, ऐसा कहीं ज्यादातर किसी कंट्री में ऐसा नहीं है कि पूरा कंप्लीटली रिग्रेसिव तरीके से टैक्सेशन लगाया जा रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसा हमने कहा कि प्रोग्रेसिव जो टैक्सेशन मेथड है ना वो ग्रोथ को लिमिट करता है। तो जब कंट्रीज को एकदम उसका अपोजिट इफेक्ट चाहिए, मतलब हम चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री ग्रो करे, तो हम उसमें रिग्रेसिव टैक्स पॉलिसी लगा देते हैं, मतलब कि ताकि हम लोगों को पुश कर सके कि और कमाओ और बढ़ाओ, इसको और बढ़ाओ। तो इसीलिए भी यूज किया जाता है। इसमें बेसिकली स्मॉल स्केल, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया ने कई बार स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को फॉस्टर करने के लिए, एसएमईज को फॉस्टर करने के लिए रिग्रेसिव टैक्सेशन मेथड यूज करी थी। ठीक है, और ये यूजुअली एज अ इंडिया में तो प्रमोशनल मेथड की तरह यूज की जाती है, पर लेकिन उसका एक नेगेटिव ये है कि इसे कहा जाता है कि आप जो है ना गरीब लोगों को और लो इनकम वाले लोगों को डिस्प्रपोर्शनेटली
बर्डन कर रहे हो, मतलब कि आप सिर्फ गरीब लोगों को टैक्स कर रहे हो, तो पूरा सरकार का चलने का जो बर्डन है कि सरकार कैसे चलेगी वो गरीब लोगों के ऊपर है, और अमीर लोग आर फ्री टू डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। सो एक ये है, इसीलिए रिग्रेसिव टैक्स रिजीम जो है वो बहुत फेमस नहीं है, स्पेशली जितनी भी मॉडर्न डेमोक्रेसीज है उसमें नहीं है। अगर कम्युनिस्ट कंट्रीज है या ऐसी कंट्रीज है जिनका इनकम एक वियर्ड सिचुएशन के कारण बहुत अलग है, तो वहां पे रिग्रेसिव यूज किया जा सकता है। इंडिया में और कई सारी डेमोक्रेसीज में एज अ ग्रोथ मेजर, एज अ प्रमोशनल मेथड रिग्रेसिव यूज किया जाता है, बट यूजुअली इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री complete regressive method of taxation is highly unlikely because it doesn't go with the values. अब इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं, तो गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये हो गया कि आपने जितना कमाया इनकम उस पर टैक्स लग रहा है, राइट। इनडायरेक्ट टैक्सेस, आप जब कुछ खरीदते हो, चाहे वो कोई सामान हो या सेवा हो, उसको जब आप खरीदते हो उस पर टैक्स देते हो, उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। अगर आप अपनी इनकम पे टैक्स दे रहे हो तो वो डायरेक्ट टैक्स होता है। तो यूजुअली इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है ना, वो रिग्रेसिव कंसिडर किया जाता है, कारण बीइंग कि उसमें वैसे तो इनडायरेक्ट टैक्स फिक्स होता है, मतलब कि जैसे हर प्रोडक्ट के फिक्स है ना। तो अगर मान लो ये सोप है, ठीक है, ये सोप पे, ये फूड पे, ये क्लोथ पे, ठीक है, ये फिक्स है कि इस पे 5%, इस पे 10%, इस पे 15% टैक्स फिक्स है। अब इसको जो भी खरीदे, अब जरूरी नहीं है कि मैं हाई इनकम वाला बंदा हूं या लो इनकम वाला बंदा हूं, मैं कितना भी कमाता हूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैं ये सोप खरीदूंगा तो मुझे 5% देना ही होगा, ठीक है। पर इसे रिग्रेसिव क्यों कहा जाता है? क्योंकि कई बार जैसे हो सकता है कि मैं अगर बहुत ज्यादा पैसे कमाती हूँ, हाई इनकम हूं, तो मेरे लिए 5% इतना मायने नहीं रखता है, लेकिन गरीब लोगों के लिए जो लो इनकम है उनके लिए ये बहुत ज्यादा टैक्स होता है, स्पेशली अगर उन्हें इसेंशियल गुड्स पे लगाया जाए तो, ठीक है। तो मतलब कि अगर 5% टैक्स लग रहा है हर चीज के ऊपर, तो एज अ रिच पर्सन इट माइट नॉट अफेक्ट मी अ लॉट, बट एज अ पुअर पर्सन 5% टैक्स ऑन एवरीथिंग विल कॉस्ट मी अ ह्यूज परसेंटेज ऑफ माई इनकम। तो इसीलिए यूजुअली इनडायरेक्ट टैक्स को जो है रिग्रेसिव माना जाता है, और उसके रेट जो होते हैं वो फिक्स होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे, और उसका कोई असर नहीं होता इस बात पे कि बंदा जो खरीद रहा है उसकी इनकम क्या है। फॉर इंस्टेंस 5% जीएसटी इज अप्लाइड ऑन फूड आइटम्स, खाने की चीजों पे 5% जीएसटी लगाया जाता है, विच इज इट रिप्रेजेंट्स हाई प्रोपोर्शन ऑफ इनकम फॉर लोअर हाउस होल्ड कंपेयर टू हाई इनकम। मतलब क्या कि जैसे अगर आपने मान लो फूड आइटम्स पे 5% लगा के रखा है, तो अब फूड आइटम एक घर जो एक घर है, मान लो ये लो इनकम घर है और ये हाई इनकम घर है, ठीक है। तो एक लो इनकम घर में लगभग 50% से 45% जो घर की इनकम है वो खाने में जाती है, ठीक है। वेयर एज एक हाई इनकम में हो सकता है सिर्फ 2% जाती हो खाने में। तो टेक्निकली इट इज अंडरस्टूड टू बी रिग्रेसिव बिकॉज लो इनकम हाउस होल्ड के लिए लगभग आधे इनकम के ऊपर 5% टैक्स लग रहा है, वेयर एज रिच हाउस होल्ड के लिए सिर्फ 2% पे लग रहा है, तो उनके लिए ज्यादा है। और इसके और भी रीजन है, जैसे फॉर एग्जांपल पर्सनली जो मुझे सबसे ज्यादा फील होता है कि जितना भी सैनिटरी नैपकिन और फीमेल हाइजीन मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स है उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, हैवी टैक्स, या फिर एजुकेशन के ऊपर हैवी टैक्स लगाया जाता है। वेन एवर यू थिंक ऑफ दिस इज रिग्रेसिव बिकॉज अगर एक कॉलेज की फीस मान लो 25,000 रुपए है सेमेस्टर, राइट, तो कोई इंसान जो साल में 1 करोड़ कमा रहा है उसके लिए 25,000 रुपए माइट नॉट बी अ बिग इशू, तो उस पर अगर आप 5% टैक्स लगा भी रहे हो तो ठीक है। पर अगर कोई गरीब इंसान है जो लोन लेके अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, उनके लिए एजुकेशन के ऊपर टैक्स लगाना मतलब उनकी ऑलरेडी जो लोन है या जो उन्होंने जमा करा है उसके ऊपर बहुत बड़ा एक हिस्सा उनसे ले लेना। तो इसीलिए यूजुअली इनडायरेक्ट टैक्स को एज अ रिग्रेसिव देखा जाता है। अब नेक्स्ट इज इसका सॉल्यूशन, फिर दोनों एक तरफ रिग्रेसिव एक तरफ प्रोग्रेसिव है, तो उसके बीच में आता है प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। प्रोपोर्शनल टैक्सेशन मतलब क्या कि बेसिकली फिक्स कर दिया उन्होंने कि इतना टैक्स देना ही है इररिस्पेक्टिव ऑफ। ये पुराने जमाने में नहीं होता था कि अगर आप लाइक एवरी फार्मर हैड टू गिव एक्स अमाउंट ऑफ राइस और ग्रेन टू द किंग इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका कितना कितना आपकी हुई उस साल में उगाई। तो उस तरीके को आप बोल सकते हो कि प्रोपोर्शनल टैक्सेशन होता है। उसमें टैक्स रेट जो होते हैं ना वो फिक्स होते हैं रिगार्डलेस ऑफ वेदर द इनकम कितना है इंसान का या उसका प्रोडक्शन लेवल कितना है। यूजुअली
एक प्रोपोर्शनल टैक्सेशन जो है नीदर प्रोग्रेसिव नॉर रिग्रेसिव होता है, लेकिन इवन दो ये न्यूट्रल मेथड है, लेकिन कई बार it also is seen, it becomes regressive in certain points. Like for example, typically this is the method isn't employed independently, but it serves as a supplement process alongside progressive and regressive taxation. Basically अगर आप किसी कंट्री में, एक नॉर्मल डेमोक्रेटिक कंट्री जिसमें गरीब लोग भी हैं अमीर लोग भी हैं, उसमें अगर आप प्रोपोर्शनल टैक्सेशन लगा रहे हो तो दैट विल बी टेक्निकली ऑन द साइड ऑफ रिग्रेसिव, राइट? क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप बोल रहे हो कि हर किसी को अपना इतना परसेंटेज देना है, राइट? आप 10 रुपये कमा रहे हो तो भी उसमें से मुझे 10% चाहिए, आप 1000 रुपये कमा रहे हो तो भी उसमें से मुझे 10% चाहिए, ठीक है? तो वो प्रपोर्शन ऑफ 10% फॉर दैट स्मॉल लो इनकम हाउस होल्ड इज मच मोर देन दैट 10% फॉर अ हाई इनकम. तो यूजुअली प्रोपोर्शनल टैक्सेशन जो है इंडिपेंडेंटली किसी इकोनॉमी में इस्तेमाल नहीं किया जाता है. इनडायरेक्ट टैक्सेस में यू कैन से इट्स प्रीटी मच प्रोपोर्शनल, बट अदरवाइज प्रोपोर्शनल टैक्सेशन को है ना साथ में यूज किया जाता है रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के, टू न्यूट्रलाइज, टू सप्लीमेंट, कि अगर हमको लग रहा है कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर में हमें रिग्रेसिव की जरूरत है तो उसके इम्पैक्ट को थोड़ा सा कुशन करने के लिए कहीं अलग जगह पे एक प्रोपोर्शनल टैक्स लगा दिया जाता है. एक तरीके से दीज आर ऑल वेज टू प्ले इन विच द गवर्नमेंट इज एबल टू अर्न व्हाट इट नीड्स टू अर्न, while also taxing people in such a way कि it's not cruel and not undemocratic, at the same time making sure कि ऐसा ना हो कि ग्रोथ रुक जाए. तो यूजुअली अगर गवर्नमेंट को ये दोनों चीज़ें एक साथ करनी होती है तो वो एक मिक्सचर अप्लाई करती है कि जिस एरिया को प्रमोट करना है वहाँ पे रिग्रेसिव यूज़ करती है, जिस एरिया के ग्रोथ को प्रमोट करना है वहाँ पे रिग्रेसिव टैक्सेशन यूज़ करती है, जनरली वो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन यूज़ करती है, और कभी कभी प्रोपोर्शनल टैक्सेशन यूज़ करती है डिपेंडिंग ऑन कि अगर ज़रूरत है पैसे की और कहीं से पैसा नहीं आ रहा है और गवर्नमेंट नीड्स टू फिल इट्स रेवेन्यूज up to the point, so they might also apply this. Without conversion to proportional taxes, progressive taxes would continually rise. The reason also is, देखो अगर हम proportional taxes की बात करें, अगर हम regressive taxes की बात करें, ठीक है, तो क्या होगा? Eventually, मान लो आपने बहुत regressive taxes लगाए हैं जिसमें जितने भी अमीर लोग हैं वो बिल्कुल टैक्स नहीं दे रहे और सारे गरीब लोग ही टैक्स दे रहे हैं. तो जो लोग टैक्स दे रहे हैं, गरीब लोग, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि वो कभी एक्यूमुलेट नहीं कर पाएंगे पैसा, क्योंकि उनका सारा पैसा तो टैक्स में चले जाता है. वहीं अमीर लोग हैं क्योंकि वो बहुत कम टैक्स दे रहे हैं तो उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा. तो इवेंचुअली क्या होगा, लॉन्ग टर्म में व्हाट विल हैपन, गरीब लोग गरीब के गरीब होते जाएंगे और इनकम गवर्नमेंट की कम होती जाएगी टू रीचिंग जीरो, वेयर एज रिच पीपल विल गेट रिच एंड दे विल नॉट बी, दे वोंट केयर अबाउट वेदर द गवर्नमेंट इज वर्किंग फंक्शनली और नॉट. वहीं उसका उल्टा है, अगर आप प्रोग्रेसिव लेते हो तो प्रोग्रेसिव में क्या होता है कि फिर कोई लिमिट नहीं है. यू माइट एंड अप लाइक, ऐसा हो सकता है कि एक पॉइंट के बाद आप एक बंदे की सारी इनकम ही ले लो, ठीक है. कि जैसे किसी ने, एक कॉमेडियन ने बोला था कि मुझे ऐसा लगता है कि $1 ट्रिलियन विच इज़ ह्यूज अमाउंट, कि $1 ट्रिलियन अगर किसी बंदे ने कमा लिया है, जेफ बेजोस ने, तो उसके बाद जितना भी वो कमा रहा है वो सब टैक्स में दे दो. तो अगर प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्सेशन मेथड्स को रोका नहीं गया तो रिग्रेसिव मेथड्स जो है वो इट विल लीड टू द टोटल टैक्स ऑफ अ कंट्री बिकमिंग जीरो, और प्रोग्रेसिव वुड लीड टू कंप्लीट टैक्सेशन ऑफ इनकम अबाउ अ सर्टेन पॉइंट. तो उन दोनों तरफ से ना जाए, कोई भी एक्सट्रीम में ना जाए एक कंट्री, इसलिए प्रोपोर्शनल टैक्सेस लगाए जाते हैं, विच इज बेसिकली कि एक लिमिट के बाद तक फिक्स कर दिया जाता है कि इसके ऊपर, मतलब मान लो 100 करोड़ या 1000 करोड़ के ऊपर ये परसेंटेज फिक्स कर दिया, इसके बाद जितना भी आप कमाओगे इतना ही परसेंटेज लगेगा. ओके, सो दैट बिकम्स बेसिकली प्रोपोर्शनल टैक्सेशन. इसीलिए यूजुअली प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्स जो है वो यूजुअली कन्वर्ट किए जाते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स में आफ्टर अ सर्टेन थ्रेशोल्ड, ठीक है. गुड्स एंड सर्विस टैक्स यूजुअली कंसिडर किया जाता है टू बी रिग्रेसिव. वाई रिग्रेसिव? बिकॉज क्योंकि प्रोपोर्शनली लगाया जाता है सर्विस टैक्स, तो इससे फर्क नहीं पड़ता आपकी इनकम क्या है, हर कोई सेम अमाउंट दे रहा है. तो अगर सभी लोग 5% दे रहे हैं, लेकिन अगर लो इनकम हाउस होल्ड उन चीज़ों पे खर्चा कर रहा है तो उनके प्रपोर्शन में, परसेंटेज में वो ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं एज कंपेयर टू द रिच पीपल.
because it's equal for everyone, right? But जब luxury goods की बात आती है तो then it becomes sort of proportional, because for instance a luxury car attracts 28% GST irrespective of whether what the income of the person is. Therefore it's sort of like a proportional tax regime in a way that it doesn't matter आपकी इनकम कितनी है, बट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि कुछ आइटम्स जो है वो लग्जरी है, कुछ आइटम्स जो है वो एसेंशियल है, तो एसेंशियल पे वो कम टैक्स लगाते हैं, लग्जरी पे वो ज़्यादा लगाते हैं, बट देन जब उनके फिक्स हो जाते हैं फिर उस पर प्रोपोर्शनल है. तो ये बेसिकली प्रोपोर्शनल टैक्स ताकि रिग्रेसिव ना हो इसीलिए किया जाता है. Property tax, for example, in India is often levied at proportional rate based on the assets value of the property. Regardless of the property's value, the tax remains the same. For example, if a property tax is 2%, every property owner would pay 2% of their property's assessed value in tax irrespective of their income. है ना, मतलब कि अगर 2% फिक्स है प्रॉपर्टी रेट तो वो ही देगा. अब आप चाहे लो इनकम हाउस होल्ड हो और आपको आपके दादा से बड़ा घर मिला हो और आपके पास अर्निंग नहीं हो, या फिर आपके पास बहुत अर्निंग हो और आपके को बड़ा घर मिला हो, दोनों पर ही जो भी उनकी वैल्यू है उतना ही टैक्स लगेगा. आपकी इनकम से इसका कोई लेना देना नहीं है. तो दिस इज ट्रूली प्रोपोर्शनल टैक्स. अब अगर बात करें एडम स्मिथ के 4 कैनन्स की ऑन गुड टैक्सेशन सिस्टम. बेसिकली एडम स्मिथ इज द OG MVP of economics. This is the book Wealth of the Nation. When you're done preparing for UPSC and if you're interested in understanding a lot about our society, I think you should read Wealth of Nation. It's a tiny thick book, very exciting, but do it after the exam because I don't think so it's useful to read that book right now from exam point of view. But so Adam Smith ने 4 basically canons दिए थे what makes a tax system good. पहला है equity, मतलब कि taxation should be fair with higher earners paying proportionally more. ठीक है, फेयर होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब वो किस तरीके से एस्टैब्लिश करोगे वो रिजीम आपके ऊपर है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा टैक्स किए जा रहे हैं, कुछ लोग बहुत कम टैक्स किए जा रहे हैं, इवन दो देयर अर्निंग्स आर प्रोपोर्शनेटली उल्टा, मतलब कि जिनके ज़्यादा पैसे हैं उनको आप कम टैक्स कर रहे हो, जिनके कम पैसे उनको ज़्यादा टैक्स. ऐसा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी फेयर. सेकेंड इज सर्टेनिटी. ठीक है, टैक्स के जो रूल्स हैं वो क्लियर होने चाहिए और हर टैक्स पेयर को पता होना चाहिए कि वो कितना और कब टैक्स पे कर रहा है. Convenience. Paying tax should not be inconvenient. मतलब कि लोगों को shouldn't have to jump hoops in order to pay. It should be easy. ठीक है, it's a government duty to collect taxes. ठीक है, government should provide all possible avenues for a person to be able to fill their taxes, है ना. क्योंकि उससे क्या होता है, अगर फिर क्या होता है कि अगर आप टैक्सिंग बहुत डिफिकल्ट बना दोगे देन इट विल बी लाइक आप बेसिकली लोगों को टैक्स ना देने के लिए बोल रहे हो, एंड देन इन दैट वे इफ यू पनिश देम लेटर ऑन इट विल बी अनफेयर. नेक्स्ट इज इकोनॉमी, कि टैक्स शुड बी एफिशिएंट, मिनिमाइजिंग कॉस्ट ऑन इकोनॉमी. मतलब कि टैक्स लेना और उस टैक्स के पैसे का इकोनॉमी में यूज करना जो है ऐसा होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि टैक्स लेने में या एडमिनिस्ट्रेशन करने में ही आपका इतना पैसा चले जाए कि पूरे टैक्स खरीदने का टैक्स लेवी करने का पर्पस ही डिफीट हो जाए. ठीक है, तो इट शुड बी एबल टू मैनेज इटसेल्फ. अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन. कई सारे टाइप के क्लासिफिकेशन है टैक्सेस के. सबसे पहला है स्पेसिफिक टैक्स और एड वैलोरम टैक्स. आई रियली लाइक द वर्ड एड वैलोरम बिकॉज इट साउंड्स लाइक मैजिक. सो स्पेसिफिक टैक्स बेसिकली क्या होता है कि एक प्री डिटरमाइंड टैक्स होता है ऑन एवरी यूनिट ऑफ द गुड इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स वैल्यू. ठीक है, मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर गुड पकड़ लो, चावल, या फिर पकड़ लो कार. ठीक है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. बेसिकली इट डजेंट मैटर वो कार 10 लाख की आती है या 1 करोड़ की आती है, अगर उसके ऊपर सेम टैक्स लग रहा है तो उसे स्पेसिफिक टैक्स कहा जाता है. ठीक है, यूजुअली ऐसा एक्साइज ड्यूटी ऑन सिगरेट एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि डजेंट मैटर कंपनी की ब्रांड, सिगरेट की कंपनी की ब्रांड कौन सी है और वो कितनी महंगी है कितनी सस्ती है, हर सिगरेट के डब्बे के ऊपर $1 एक्साइज ड्यूटी लगती है. एंड हेंस मतलब कि अगर सिगरेट का डब्बा 500 रुपये का है तो भी उसके ऊपर उतने ही $1 लगेगा, वो 5,000 रुपये का है तो भी एक ही डॉलर लगेगा. ठीक है, सो एंड एड वैलोरम टैक्स जो होता है वो बेसिकली होता है कि जो वैल्यू है आइटम की उसके परसेंटेज पे जो है कैलकुलेट किया जाता है
कीपिंग मतलब रादर देन उसकी क्वांटिटी, साइज, वेट और अदर फैक्टर्स, ठीक है। कि जैसे फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक टैक्स जो है ना वो साइज सिर्फ क्वांटिटी पे नहीं, वेट पे भी हो सकते हैं। या फिर जैसे मान लो कि 10 किलो के ऊपर $1, अगर 10 किलो चावल के ऊपर $1, अब पता नहीं कौन से राइस हैं, बासमती भी हो सकते हैं और छोटे वाले जो आधे आधे कटे हुए होते हैं वो भी हो सकते हैं, लेकिन डजेंट मैटर, 10 किलो पे इतना टैक्स लगना है तो लगना है, तो दैट्स स्पेसिफिक। पर अगर आप क्वालिटी, साइज, वेट और दूसरे फैक्टर्स नहीं कंसिडर कर रहे हो और आप सिर्फ उस आइटम की वैल्यू कि ये पर्टिकुलर के 10 kg ऑफ राइस कितने वैल्यू का है और उसके प्रोपोर्शन में कुछ परसेंटेज पे टैक्स लगा रहे हो, तो उसे एड वोलोरम टैक्स कहा जाता है। ज्यादातर टैक्स जैसे फॉर एग्जांपल वैल्यू एडेड टैक्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स पर है, ये आइटम की प्राइस पे डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा आइटम की प्राइस होगी मतलब, तो आप बोल सकते हो एक अगर केटल है, क्योंकि उसका प्राइस कम है तो उसके ऊपर वैट कम होगा, एसी है उसका प्राइस ज्यादा है तो उसके ऊपर वैट ज्यादा होगा। अनदर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज प्रोडक्शन टैक्स एंड कंजम्पशन टैक्स। प्रोडक्शन टैक्स एंड कंजम्पशन टैक्स बेसिकली है तो सेम चीज, बट कहां पर चीजें बनने की प्रोसेस में कहां पर टैक्स लगाया जा रहा है वो डिफरेंट है। प्रोडक्शन टैक्स जो है ना उसको ओरिजिन बेस्ड टैक्स भी कहा जाता है, क्योंकि वो तब इंपोज किया जाता है जब चीजें बन रही है, ठीक है। तो मान लो कोई एक कंट्री ए है तो वो क्या करती है, 5% टैक्स देती है ऑन स्मार्टफोन्स, जितने भी स्मार्टफोन्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं अपनी कंट्री के अंदर। तो मतलब इस देश में 1000 अगर फोन बन रहे हैं कंट्री ए में, तो 1000 के ऊपर 5% टैक्स कंपनी को देना होगा, ठीक है। अब उस 1000 में से कंपनी हो सकता है सारे बेच दे, हो सकता है सिर्फ 900 ही बेचे, उससे गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने 1000 प्रोड्यूस करे हैं तो आपको 1000 टैक्स देने पड़ेंगे। दिस इज प्रोडक्शन टैक्स। वहीं कंजम्पशन टैक्स क्या होता है, कंजम्पशन टैक्स को हम डेस्टिनेशन टैक्स भी कहते हैं, बिकॉज ये उन गुड्स एंड सर्विस पे लगता है जब वो कंज्यूम की जा रही है, जब वो खरीदी जा रही है, ठीक है। तो जब कंट्री बी अप्लाई करती है तो वो मान लो कि टैक्स कर रही है 10% हर स्मार्टफोन पे, लेकिन इट इज डूइंग ऑन स्मार्टफोन दैट आर बीइंग परचेज्ड, नॉट ऑन द प्रोड्यूस। तो हो सकता है 1000 प्रोड्यूस हुए हो लेकिन 900 ही बिके, तो वो 10% टैक्स लेगी, लेकिन उन 900 के ऊपर ही लेगी बस, ठीक है। सो जो अनसोल्ड है इन्वेंट्री उसके ऊपर टैक्स नहीं दिया जाता है अंडर कंजम्पशन टैक्स, ठीक है। अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग स्मार्टफोन कंट्री ए पेज 5% प्रोडक्शन tax to the government when producing each smartphone. The tax is based on production activity within country and regardless where the smartphone are being sold. So इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो जो ये बना रही है स्मार्टफोन वो देश के अंदर ही बिक रहे हैं या देश के बाहर बिक रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कितने कौन खरीद रहा है, बिक रहे हैं या नहीं बिक रहे हैं, उससे गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है। वेयर एज कंट्री बी में 10% कंजम्पशन पे है, तो हो सकता है कि बाहर से बने हुए भी आए और यहाँ के रिटेलर सेल कर रहे हो, लेकिन फिर भी उस पर टैक्स लगेगा ही लगेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो प्रोडक्ट कहाँ पे बना है। इट इज बेसिकली कंजम्पशन ऑफ on the phone which has been bought and it doesn't matter where the smartphone was produced. So हो सकता है वो बाहर से भी प्रोड्यूस करके आया हो, लेकिन टैक्स जो है खरीदने पे लग रहा है। Another classification for taxes is direct tax and indirect tax. As the name suggests, direct tax is the one that is put on by the organization, by the government directly on people. तो ऐसे इनकम टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स को हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। Whereas जब भी कोई टैक्स तब लगता है जब आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो, चाहे आप कोई चीज खरीद रहे हो, बेच रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, तब जो टैक्स लगता है उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। ये यूजुअली जो है रिटेल स्टोर या फिर जो बना रहे हैं बीच में इंटरमीडिएटरी, उनसे लिया जाता है। इसका बर्डन यूजुअली कंज्यूमर पे पड़ता है। मतलब क्या, अगर आप नहीं कंज्यूम कर रहे हो तो आपको नहीं पे करना है, आप कंज्यूम कर रहे हो तो आपको पे करना है। दिस ऑन द अदर हैंड एनीवन हु इज अर्निंग हैज टू पे, इट इज लेविड ऑन देम डायरेक्टली। अब टैक्स जाता कहाँ है, हु इज टेकिंग, सेंटर या फिर स्टेट। तो अगर डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो पर्सनल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, अल्टरनेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, dividend distribution tax, security transaction tax and equalizing levy. We'll talk about all of them individually later, but they are all taken by the center government, whereas land revenue and property tax जो है वो state के पास जाता है। Similarly अगर indirect taxes की बात करें तो center GST, international GST और custom duty जो है वो center के पास जाती है, state GST और stamp duty जो होती है वो state के पास जाती है। क्या हुआ है कि नया एक लॉ अप्लाई हुआ, रूल आया है जीएसटी जो 2017 1 जुलाई से अप्लाई हुआ है। उसके अंदर जो है थोड़ा सा चेंजेस आए हैं। अब
स्टेट और सेंटर अलग अलग टैक्सेस नहीं देती, एक कॉमन जीएसटी करने की कोशिश की गई है। तो नाउ व्हाट हैपेंस इज अंडर इनडायरेक्ट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी और सेंट्रल सेल्स टैक्स जो है वो सारा सेंटर के पास जाता है। वैट, एंट्री टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, एंटरटेनमेंट और लग्जरी टैक्स जो है वो स्टेट के पास जाता है। दिस हैज बीन अ चेंज, सो नाउ वी फॉलो दिस वन। अब पर्सनल इनकम टैक्स की बात करते हैं। वील टॉक अबाउट अदर टैक्सेस ऑल्सो। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, विच इज द पर्सनल इनकम टैक्स। इट इज यूजुअली द अमाउंट ऑफ टैक्स, अ परसेंटेज विच इज लेविड ऑन द इनकम ऑफ अ पर्सन ऑन वेरियस सोर्सेज। तो मतलब ऐसा नहीं कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपकी जो सैलरी आ रही है सिर्फ उसी पर टैक्स लग रहा है। एक इंसान की जितनी भी इनकम है, चाहे फिर उसकी सेविंग का इंटरेस्ट हो, चाहे उसको फिर कहीं से रेंट मिल रहा हो, चाहे कुछ भी कहीं से भी पैसा आया हो, ऑल ऑफ दैट इंक्लूडेड, उस ऑल द अर्निंग टुगेदर, उसके ऊपर एक परसेंटेज टैक्स लगता है। उसमें जैसे सैलरी भी है, रेंटल भी है और इंटरेस्ट भी है, एंड दैट इज नोन एज पर्सनल इनकम टैक्स। यूजुअली इस वक्त जो है देयर आर टू रिजीम्स, न्यू रिजीम एंड ओल्ड रिजीम। अगर आप नहीं फिल करते हो तो वो ऑटोमेटिकली न्यू रिजीम ले लेता है, लेकिन आप चूज करते हो तो आप ओल्ड या नई में से चूज कर सकते हो, बेसिकली न्यू वन बीइंग द डिफॉल्ट। आइडिया ये है कि पहले चेंज रिजीम में कब आता है, जब वो जैसे आप देखोगे साल दर साल गवर्नमेंट जो है मिनिमम टैक्स स्लैब जो है उसको बढ़ाती जा रही है। लाइक एक समय था जब 2 लाख रुपए था कि अगर आप 2 लाख से कम कमाते हो, 2.5 लाख से कम, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, 2.5 लाख के ऊपर यू विल स्टार्ट पेइंग टैक्स। फिर इट चेंज टू 5 लाख, अब न्यू रिजीम में इट्स 7 लाख। सो इट्स नथिंग बट चेंज इन, बिकॉज इनकम कंट्री की बढ़ रही है, इसीलिए यूजुअली कंट्री क्या करती है, थोड़ा थोड़ा टैक्स चेंज करती थी। उसके अलावा डिपेंडिंग ऑन व्हाट द गवर्नमेंट वांट्स टू डू, हो सकता है कि गवर्नमेंट का कोई पर्टिकुलर इंटेंशन है कि उन्हें ये सेक्टर में काम करना है, तो हो सकता है वो उस सेक्टर के लिए टैक्स कम भी करे, तो उसको रिजीम कहा जाता है। ये हर थोड़े थोड़े साल में रिन्यू होती है। तो अभी जो न्यू रिजीम है उसके हिसाब से जो 7 लाख से कम कमाते हैं उनको कोई टैक्स नहीं देना है। अगर आप 7 लाख से ज्यादा कमाते हो तो आपको हर अपने पर्टिकुलर स्लैब के हिसाब से देना है। मतलब क्या कि अगर आप यहाँ पे हो, जैसे इन्होंने स्लैब करे हैं 3 लाख तक नील है, 3 लाख से 6 लाख के बीच में 5% है रिबेट, मतलब कि वापस लिया आ सकता है। उसके बाद 6 से 9 लाख के बीच में 7 लाख के ऊपर 10% लगता है, 7 लाख के नीचे रिबेटेबल है। फिर 9 लाख से 12 के बीच में 15, 12 से 15 लाख के बीच में 20 और 15 लाख के ऊपर जो है वो 30% टैक्स लगता है। जो ओल्ड रिजीम थी उसमें जो लेवल था वो 5 लाख था, मतलब 5 लाख के अगर अंदर आप कमाते हो तो आपको टैक्स नहीं देना है। इस रिजीम में आपके पास क्लेम था कि आप बेसिकली अपनी सेविंग्स के ऊपर टैक्स क्लेम, एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हो कि आपकी जो सेविंग्स है उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन नए वाले रिजीम में दैट इज डिफरेंट। एंड तो ओल्ड रिजीम के साथ देख सकते हो उनका टैक्स रिजीम का स्लैब्स कैसे थे, यू कैन रीड हियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। हमें पता है कि कंपनीज लीगल एंटिटी है, मतलब क्या, वो एक इंसान नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक लीगल एंटिटी है। ठीक है, तो हर लीगल एंटिटी को टैक्स देना पड़ता है। तो मैं एक लीगल एंटिटी हूं तो मैं टैक्स दे रही हूं। अब एक कॉर्पोरेट है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो एग्जेम्प्टेड है, वो भी टैक्स देगी, और उसे यूजुअली इनकम टैक्स कहा जाता है। कॉर्पोरेट जितना प्रॉफिट करती है उसको उस पर उतना टैक्स देना पड़ता है, प्रॉफिट और नेट इनकम के ऊपर। ठीक है, कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन कंपनीज टैक्सेबल इनकम। अगेन जैसे हमारी पर्सनल इनकम के ऊपर डिसाइड किया जाता है, वैसे कंपनी की टैक्सेबल इनकम डिसाइड की जाती है। कई सारे डिडक्शंस होते हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ सोल्ड गुड्स, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव, जीएनए एक्सपेंस, सेलिंग, मार्केट कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, रिसर्च डेवलपमेंट। जैसे हमें टैक्स एग्जेम्पशन मिलते हैं वैसे कॉर्पोरेट्स को भी मिलते हैं, बट जो नेट वो प्रॉफिट बनाते हैं उसके ऊपर टैक्स लगता है। इसलिए आपने देखा होगा कई बार आता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, वो क्या बोलते हैं, टैक्स नहीं देती है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, 2-3 तरीके रहते हैं। अगर आप मान लो कहीं पे अगर आपने पैसा ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर रखा है जहां गवर्नमेंट चाहती है कि आप इन्वेस्ट करो, तो यूजुअली आपको गवर्नमेंट टैक्स एग्जम्पशन देती है, राइट। तो अगर वहां पे आपने इन्वेस्ट किया तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। फिर अगर आपने मान लो कोई ऐसी चैरिटी में दिया है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। उसके अलावा कई और तरीके होते हैं जिससे टैक्स आप नहीं देना चाहिए। जैसे एक होता है CSR, इंडिया में है, जिसमें हर तो एक तरीके CSR इज नॉट इवेजन ऑफ टैक्स, इट्स जस्ट बेसिकली बट CSR से
फायदा ये होता है कि कंपनीज को टैक्स नहीं देना होता है। CSR इज बेसिकली हर कंपनी को एक थोड़ा सा हिस्सा अपनी इनकम का कुछ NGO को देना होता है जो डेवलपमेंट सेक्टर में काम करती है, ठीक है। वो भी एक तरीके का टैक्स है, या बोल सकते हो कि वो करने से उनको टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो गवर्नमेंट यूजुअली कंपनीज क्या करती है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा एग्जेम्पशंस दिए जाते हैं रिसर्च और डेवलपमेंट पे और दूसरी चीज़ों पे, तो वो अपनी जितनी भी इनकम है उसको वापस रिसर्च डेवलपमेंट और इन चीज़ों की तरह री इन्वेस्ट कर देती है। इसलिए अमीर लोगों की चैरिटेबल फाउंडेशंस होती है बहुत सारी। क्यों होती है? क्योंकि वो टैक्स नहीं देना चाहते। वो क्या करते हैं, वो अपने पैसों को वहाँ पार्क कर देते हैं और इन द फॉर्म ऑफ लाइक से आर्ट। लाइक व्हाई डू यू थिंक दिस स्टूपिड बिग आर्ट्स, देखा है आपने? अभी रिसेंटली आया था जिसमें एक वाइट कलर की बोर्ड है, उसके ऊपर एक केला चिपका हुआ है। व्हाई डू यू थिंक मिलियंस में बिकता है वो आर्ट? इट डजंट एक्चुअली हैव अ इनहेरेंट वैल्यू ऑफ 1 million. Okay, the idea is usually it is used by corporates to hold their money by, क्योंकि वो खुद ही हायर करते हैं आर्ट एवेल्युएटर्स को और फिर वही आर्ट एवेल्युएटर्स से एवेल्युएट कराते हैं ये पेंटिंग है, इसको बनाने में कितने लगे, 50 रुपए, इसका वैल्यू कितनी होगी, 10 लाख रुपए। तो ये बेसिकली एक तरीका है इस 10 लाख रुपए को पार्क करने का। अब जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, ये क्या करती है, अपनी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस या अपने इस तरीके के आर्ट को यूज करती है एज अ एक्सचेंज, ठीक है। कि मान लो मुझे आपको पैसे देने हैं, बट आई डोंट वांट टू गिव यू लाइक ब्लैक मनी में, मुझे टैक्स नहीं देना, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग यू मनी आई विल पे यू दिस पेंटिंग, राइट? अब नाउ व्हाट यू कैन डू, यू कैन सेल मी द सेम पेंटिंग बैक एंड देन यू गॉट मनी, राइट? सो एक तरीके से दिस इज हाउ थिंग्स आर हैपेंड। और यूजुअली कंपनीज कई बार अपने चैरिटीज़ में पैसा पार्क करती है और उसको एज ए इन्फ्लुएंशियल चैरिटीज़ की तरह यूज़ करती है, अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस देने के लिए पार्टीज़ में देती है, यू नो। तभी तो आजकल ये इलेक्शन बॉन्ड वाला जो चल रहा है उसका इशू भी यही है, बेसिकली वहीं से पैसा आता है, लोग देते हैं बोलते हैं, पर इट्स मेनली कॉर्पोरेशंस जो लॉबी करती है वो पैसे देती है। तो आपने देखा होगा कि कई सारे बहुत अमीर लोग टैक्स नहीं देते, जैसे वन ऑफ देम बीइंग डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प ने आज तक 10 सालों में कोई टैक्स नहीं दिया है। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड, एक इंसान जो इतना कमा रहा है उसने टैक्स क्यों नहीं दिया? वेल, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ वेज टू हाइड इन दीज थिंग्स टू नॉट गिव टैक्स। बट इसलिए ज़्यादातर जो कंपनीज होती है, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, मेटा, ये कौन सी और ये अमेजॉन, दिस इज़ व्हाट दे डू। आप उनके ओनर्स की अगर इनकम देखोगे तो उनकी इनकम कैश में नहीं आती कभी, क्योंकि अगर कैश में इनकम आती होती तो फिर दे वुड हैव टू पे टैक्स। रादर वो क्या करते हैं, जो भी एक्सपेंस करते हैं उसको कंपनी की तरफ से एक्सपेंस लगा देते हैं कि ये हमारा एक्सपेंस ऑफ मेंटेनिंग है, और वो बंदा जो है वो अपने पैसे कंपनी के शेयर के नाम पे रखता है, नॉट लिटरली, क्योंकि लिटरली लगेगा तो उसको प्रॉपर्टी टैक्स या फिर उसको इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स देना होगा। सो दिस इज हाउ दे बेसिकली लूप करते हैं ताकि उन्हें टैक्स ना देना पड़े। करंटली देर आर 2 कॉर्पोरेट इनकम टैक्स स्ट्रक्चर्स, ठीक है, एक जो अवेलेबल है, और कंपनीज के पास फ्लेक्सिबिलिटी है दोनों में से वो क्या चूज करना चाहती है। कंपनी क्लेम कर सकती है कोई सारे भी टैक्स एग्जम्पशन, okay, it is required to pay CIT rate of 25.17, or however if the company chooses claim tax exemptions then applicable, then CIT rate increases to 34। मतलब कि अगर आप कोई टैक्स एग्जम्पशन नहीं कर रहे हो, कोई एग्जम्पशन नहीं ले रहे हो, तो आप ये परसेंटेज पे टैक्स दोगे, और अगर आप क्लेम कर रहे हो तो वो फिर जो बचा हुआ है उस पर बढ़ के 34.9 आ जाता है। ये स्पेसिफिकली इसलिए किया गया है सो दैट लोग टैक्स एग्जम्पशन का इस्तेमाल करके बेसिकली पागल ना बनाए गवर्नमेंट को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स और मैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1987 टू एड्रेस द इशू ऑफ जीरो टैक्स कंपनीज। जो मैंने आपको बताया कि अभी कुछ कंपनीज है जो अपना पैसा कुछ इस तरीके से एग्जेम्प्ट करवा लेती है इधर उधर घुमा घुमा के कि उनका टैक्स जीरो हो जाता है। उनको एड्रेस करने के लिए मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स लाया गया था, जिसका बेसिकली आइडिया ये था that generate income but utilizes exemption to reduce or eliminate their tax liability. MAT ensures कि ऐसी companies despite claiming exemptions contribute minimum amount tax, ठीक है। जो ये बेसिकली मैट वाज कि अगर कोई कंपनी अपना सारा इनकम को एग्जेम्प्ट करा लेती है तभी भी they will be forced to pay some amount of tax in a different form. Under MAT, company tax liability determined as the higher of two calculation, कि tax computed based on normal provision of income tax law, which is termed as normal tax liability, and tax computed at 5% plus cess plus surcharge, which is 17.16 on book profit known as MAT. तो या तो आप अपना नॉर्मल वाला यूज करो,
और नॉर्मल टैक्स पे करो। अगर वो नहीं कर रहे हो और उसके कारण आप दूसरा ऑप्शन यूज कर रहे हो तो फिर उसमें आपका बेसिकली 15% और उसमें प्लस सेस और सरचार्ज मिला के 17.1% ऑन बुक चार्ज प्रॉफिट। मतलब कि इट डजेंट मैटर कि आपने वो पैसा कहाँ लगाया है, अगर आपकी बुक में ऑन पेपर्स आपने प्रॉफिट किया है तो आपको उसके ऊपर टैक्स देना ही पड़ेगा। दिस इज अ वे टू अल्टरनेट बेसिकली टू मेक श्योर कि जो कंपनीज टैक्स नहीं दे रही हैं लूप होल के कारण वो टैक्स दे। नेक्स्ट इज कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन प्रॉफिट अर्न फॉर सेलिंग सर्टन एसेट्स। मतलब मान लो कि अब मैं चीजें, अगर मैं हर महीने कोई चीज प्रोड्यूस करके बेच रहा हूं तो मैं हर महीने उसके ऊपर टैक्स दे रहा हूं। बट व्हाट अबाउट इफ आई सेल द एंटायर कंपनी, अ सेल दैट आई विल ओनली डू वंस इन माई लाइफ टाइम। ठीक है, मतलब बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है और मैंने बेच दी है, बहुत बड़ा PSU या जो भी है वो मैंने बेचा, तो उसके ऊपर कितना पैसा मुझे देना पड़ेगा? क्योंकि ये सेलिंग बार बार नहीं करता है इंसान, ये लाइफ में एक ही बार करता है, तो इसके ऊपर रेगुलर टैक्स नहीं लगेगा। सो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसे कैपिटल गेन टैक्स कहा जाता है। ये तब लगाया जाता है जब भी आप कुछ चीज सेल करते हो, फॉर एग्जाम्पल स्टॉक्स, रियल एस्टेट और वैल्यूएबल पोजीशन एट अ हायर रेट फ्रॉम ओरिजिनली पेड फॉर देम। मतलब कि ऐसे कोई भी ऐसी चीज जो जब आपने खरीदी तब सस्ती थी बट अब उसकी वैल्यू बढ़ गई है, ऐसी हर चीज के ऊपर गेन टैक्स लिया जाता है। इसीलिए कई सारे लोग जो है वो अपना स्टॉक्स खरीद लेते हैं अपनी कंपनी में और उसको बेचते नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि सेलिंग वुड मीन इफ दे सेल द स्टॉक दे विल हैव टू पे टैक्स, so usually they keep it and that's what they do, they keep converting it into stocks, their income, so that they don't have to pay tax and they try to not sell it as much as possible. Dividend distribution tax, DDT is basically जब कंपनी, जैसे अब कोई कंपनी है उसमें शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, मतलब कि कंपनी के छोटी छोटी इक्विटी बिकी हुई है बहुत सारे लोगों में, अब उन लोगों को हर साल कंपनी का प्रॉफिट मिलता है, तो उस प्रॉफिट के ऊपर, उस डिविडेंड के ऊपर जो टैक्स लगता है उसे DDT कहा जाता है। When a company declares dividend, it had to pay DDT on divided amount and shareholders were also subject to tax based on individual income. मतलब कि कंपनी को भी DDT देना पड़ता है और जिन्होंने कोई पैसा मिला है उन्हें भी अपनी इनकम के हिसाब से उसमें टैक्स देना पड़ता है। इन बजट ऑफ 2022 DDT was abolished because बेसिकली उनका ये कहना था कि हम दो बार टैक्स क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जब ये डिविडेंड लोगों के हाथ में आता है तो वो एज ए इनकम इनकम माना जाता है, राइट, और इनकम पे तो लोग इनकम टैक्स दे ही रहे हैं, तो फिर ऐसा क्यों है कि कंपनीज को पहले DDT देना है और फिर बाद में जिन लोगों को डिविडेंड मिल रहा है उनको फिर से टैक्स देना, डबल टैक्स क्यों देना है? तो उसके बाद इसलिए उसे अबॉलिश कर लिया गया था। नेक्स्ट इज सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स। STT is a tax imposed on purchase and sale of securities such as shares, bond, mutual funds एंड इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो जिस भी प्रकार के आप शेयर्स वगैरह खरीदते हो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर, उनके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसे सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स किया जाता है। ये बहुत सारी अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करता है कि कितना होगा, ठीक है, और वेदर इट इज ऑन परचेज और सेल वो भी डिपेंड करता है। बोथ बायर एंड सेलर आर लायबल, मतलब बेचने वाले को भी STT देना पड़ता है, खरीदने वाले को भी देना पड़ता है। For instance, in case of buying or selling an equity share, both parties are required to pay 0.1% of the share value of the SST, है ना। तो मतलब ये जो है खरीदने और बेचने दोनों को देना पड़ता है ये वाला टैक्स। Now, next is equalization levy. Equalization levy is nothing. पहले के ज़माने में क्या होता था, जब टेक डिजिटल इतना आगे नहीं था, इंटरनेट इतना आगे नहीं था, तो कंपनीज जो रजिस्टर्ड थी, जिनकी कोई फिजिकल प्लेस थी इंडिया में वहाँ से वो ऑपरेट करते थे, वहाँ पर वो उनका उसके हिसाब से टैक्स दिया जाता है। लेकिन आजकल क्या है, ऐसा ज़माना आ गया है कि कंपनीज जो है उनकी ज़रूरत नहीं है कि दे हैव टू हैव अ फिजिकल प्लेस, दे कैन जस्ट फंक्शन ऑनलाइन एनीवेयर। फॉर एग्जांपल, कंपनीज लाइक इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, Amazon, these companies, Google for that matter, they work from out of India, but they earn a lot in India, तो उनके ऊपर क्या टैक्स नहीं लगेगा? उनके ऊपर भी लगेगा, क्योंकि भले उनका हेडक्वार्टर ना हो यहाँ पे, भले वो यहाँ के रजिस्टर्ड ना हो, पर वो यहाँ काम तो कर रहे हैं ना, यहाँ से प्रॉफिट तो जनरेट कर रहे हैं, तो उनसे टैक्स लेने के लिए आता है इक्वलाइजेशन टैक्स। सो 2016 के पहले सिर्फ वही कंपनीज देती थी जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उनका इंडिया में, लेकिन बाद में क्योंकि उनके लिए बेसिकली ट्रेडिशनल टैक्स सिस्टम के लिए फिजिकल प्रेजेंस होना ज़रूरी था, लेकिन अब बिकॉज डिजिटल सर्विसेज बहुत ज़्यादा बन गई है, क्योंकि पहले की सर्विसेज क्या होती थी, पीपल यूज टू गिव सर्विस बाय हायरिंग कंसल्टेंट, बट नाउ मेनी ऑफ द सर्विसेज यू कैन जस्ट गेट फ्रॉम गूगल, राइट, तो यू डोंट हैव टू
यू डोंट हैव टू एक्चुअली मीट समवन, यू कैन जस्ट यूज देम, राइट। तो इसीलिए क्योंकि कई सारी ऐसी सर्विसेज डिजिटल हो गई है और गूगल जैसी कंपनीज भी इंडिया में आके अर्न कर रही है, पर उनका कोई स्पेसिफिक एड्रेस, रजिस्टर्ड परमानेंट ऑफिस रेजिडेंस नहीं है इंडिया में। एज अ रिजल्ट दीज कंपनीज रिमेन नॉन रेजिडेंट एंड हेंस जो एक्ट है, टैक्स एक्ट ऑफ 1961, वो इन पे अप्लीकेबल नहीं था क्योंकि उनका कोई रेजिडेंट नहीं था। तो इस कारण वो इनकम तो जनरेट करते थे लेकिन टैक्स नहीं देते थे, हेंस द इक्वलाइजेशन लेवी। इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए बेसिकली नॉन रेजिडेंट कंपनीज को इंडियन यूजर्स और सोर्सेज को यूज़ करने के लिए एक लेवी, इक्वलाइजेशन लेवी देनी पड़ती है, जिसे बोला जाता है गूगल टैक्स। अंडर इक्वलाइजेशन लेवी एक कंपनी की सब्सिडियरी जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है वो बिजनेस करेगी ऑन बिहाफ ऑफ देम और वो रेगुलर इनकम टैक्स पे करेगी। मतलब कि जो अमेजोन है या फेसबुक है या गूगल है वो अपना एक रेजिडेंस कुछ बनाएंगे ऑफिस, परमानेंट ऑफिस इंडिया में, और वहाँ से के थ्रू वो लोग जो है इनकम टैक्स भरेंगे। इफ अ कंपनी लैक्स अ फिजिकल प्रेजेंस बट स्टिल प्रोवाइड्स डिजिटल सर्विसेज, मान लो कोई कंपनी है जैसे स्टारलिंक, ठीक है, अब स्टारलिंक का मेन मान लो कोई ऑफिस नहीं है लेकिन वो फिर भी अगर आप अमेरिका से कोई सामान मंगवा लो तो वो फिर भी अगर चल रहा है, यूज़ हो रहा है, तो इसका मतलब है कि कोई ऑफिस नहीं है लेकिन प्रॉफिट तो कमा रही है कंपनी। स्टारलिंक पता है ना, अमेजॉन इसका इलॉन मस्क की ये सर्विस है, इंटरनेट सर्विस, जिसका यूज़ करके यूक्रेन और कई सारे वॉर एरियाज़ में इंटरनेट पॉसिबल हो पाया है, बिकॉज सबसे पहले वॉर में यही होता है ना, इंटरनेट बंद कर देते हैं। तो स्टारलिंक जैसे अगर है, आ रहा है, तो अगर उनका फिजिकल प्रेजेंस नहीं है पर वो डिजिटली अगर सर्विसेज दे रहे हैं तो भी उनको एक इनकम टैक्स की जगह एक इक्वलाइजेशन लेवी पे करना पड़ता है। ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स, बेसिकली कंपनीज जो है जो ग्लोबल लेवल पे काम करती है उनके साथ दो प्रॉब्लम है। एक तो वो जिस कंट्री में काम करती है वहाँ पे जितना कमा रही है उतना उनको हर कंट्री में अलग अलग टैक्स भरना पड़ता है। दूसरा, कंपनीज के पास एक एबिलिटी है कि वो अपना प्रॉफिट जो है किसी एक पर्टिकुलर जगह पर पूल कर सकती है, और यूजुअली उन जगह को टैक्स हेवंस कहे जाता है क्योंकि उन जगहों पर लगाया हुआ टैक्स बहुत कम होता है। तो कंपनीज क्या करती है, अपने आप को शिफ्ट कर देती है हाई टैक्स वाली कंट्रीज से इन टैक्स हेवन में, ताकि उन्हें ज़्यादा टैक्स ना देना पड़े। उसको काउंटर करने के लिए आता है ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स, जिससे कि जो बिग टेक कंपनीज हैं जिनको एक्चुअल प्रेजेंस होने की ज़रूरत नहीं है एक किसी कंट्री में, वो अपना एड्रेस शिफ्ट करके, अब जैसे गूगल है, गूगल का सारा काम ऑनलाइन हो जाता है, तो उसको ज़रूरी नहीं है कि कोई उसका फिजिकल यूएस में या इंडिया में कोई घर रहो, जरूरी नहीं है। एवरीवन कैन वर्क फ्रॉम होम फॉर गूगल एंड नो वन नीड्स टू मीट, नो फिजिकल प्रॉपर्टी नीड टू एग्जिस्ट। तो ऐसे में गूगल क्या करेगा, सिर्फ अपने ऑफिस का एड्रेस यूएस से चेंज करके मॉरिशस कर दिएगा। मॉरिशस में टैक्स बहुत कम है, नो टैक्स टू पे, राइट, दे कैन वेरी इजीली डू इट। इससे बचने के लिए, ताकि रेवेन्यू लॉस ना हो होम कंट्री को, इसके लिए ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स लगाया गया था, जिसमें बेसिकली सो दैट होम कंट्री कैन इम्पोज अ मिनिमम टैक्स रेट ऑन शिफ्टेड प्रॉफिट। मतलब कि अगर आप हमारे यहाँ के प्रॉफिट शिफ्ट करके दूसरी कंट्री में लेके जा रहे हो तो आपको यहाँ पे फिर भी मिनिमम एक ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स देना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर यूएस की कंपनी अपने प्रॉफिट मॉरिशस शिफ्ट कर देती है तो जीएमटी रेट जो है वो 15% है। इसका ये मतलब है कि जितना भी टैक्स शिफ्ट हो रहा है उसके ऊपर जहाँ से शिफ्ट हो रहा है वहाँ वाली कंट्री भी टैक्स लगाएगी। और दूसरा, कंपनीज कैन नॉट इससे क्या होता है, कंपनीज, ऐसी बड़ी कंपनीज अपना टैक्स इवेजन नहीं कर सकती अपने प्रॉफिट को शिफ्ट करके। इसके एक और चीज़ रहती है, दो पिलर्स रहते हैं। सबसे पहला तो कि क्या होता है, इससे रीडिस्ट्रीब्यूशन हो, मतलब कि ऐसा ना हो कि सिर्फ कुछ कंट्रीज जहाँ पर टैक्स बहुत कम है फॉर व्हाटएवर रीजन, मान लो मॉरिशस है जो कम टैक्स में भी उसका काम चल जाता है, या फिर ऐसी कंट्रीज जो ऑयल पे डिपेंडेंट है, उनको इतने टैक्स की जरूरत नहीं है ना। क्या होता है कि अगर ऐसा होगा तो सारा पैसा फिर इन्हीं कंट्रीज के पास, क्योंकि सारी कंपनीज वहीं जाके काम करना चाहेगी बिकॉज दे डोंट वांट टू पे टैक्स। तो उससे क्या होगा, देयर विल बी एन इक्वालिटी अराउंड द वर्ल्ड, क्योंकि सिर्फ इन कंट्रीज में ही लोग पैसे अपना ऑफिस खोलना चाहेंगे या अपना कंपनी को वहां पे एड्रेस करना चाहेंगे, राइट। तो एक पिलर ये है कि इससे प्रॉफिट का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है थ्रू आउट द कंट्रीज में, क्योंकि ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो हर कंट्री लगाती है। और दूसरा ये होता है कि इससे ना जो कंपटीशन है बिटवीन द कॉर्पोरेट्स कि कौन कितना टैक्स कम पे कर सकता है, कितना, मतलब इनकम टैक्स, जैसे क्या होता है ना कि मान लो इंडिया चाहता है कि वहाँ पे ज़्यादा कंपनीज आए, तो इंडिया को क्या करना पड़ेगा, अपना कॉर्पोरेट टैक्स कम करना पड़ेगा, तभी तो वो इनवाइट करेगा ना दूसरी कंपनी को कि अरे आप हमारे यहाँ के खोलो, हम ना इतना टैक्स नहीं लेंगे। पर इससे क्या होता है कि देयर इज ऑलवेज समवन विलिंग टू गो लोअर, राइट।
इंडिया हो सकता है बोले कि अच्छा हम 15 नहीं 14 लेंगे, तो पाकिस्तान बोलेगा हम 13 ले लेंगे, नेपाल बोलेगा हम 12 पे कर लेंगे, सीशेल्स बोलेगा अरे हमको तो 9 दे दो। तो ऐसे में क्या होगा कि हर कंट्री अपने अपने हिसाब से कंट्रीज के बीच में कितना लोअर किया जा सकता है टैक्स, उस पर झगड़ा होने लगेगा और इवेंचुअली सबका लॉस है। तो ये दोनों पिलर्स हैं, इन दोनों से बचने के लिए लगाया जाता है। तो कंट्री कहीं पे भी काम कर रही हो उसको इक्वलाइजेशन लेवी देनी ही पड़ती है उन नेशंस को जहां पर वो प्रॉफिट कमा रही है। और डिफरेंट टाइप ऑफ रेवेन्यूज की बात करें तो एक होता है लैंड रेवेन्यू, जो कि स्टेट गवर्नमेंट लेती है बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन एंड एस्टिमेट यील्ड वैल्यू। मतलब कि अगर आपके पास लैंड है और वो कितना है, मतलब लेंथ एंड ब्रेड्थ एंड एरिया प्लस कितनी यील्ड है, मतलब कि आप कितना उससे कमा सकते हो अगर आप उस पर काम करो, तो उसके बेसिस पे जो है लैंड रेवेन्यू लगाया जाता है। कि अगर आप बहुत बैरन एरिया में हो तो हो सकता है लैंड रेवेन्यू ना हो, क्योंकि आप कुछ कमा नहीं रहे उस लैंड से, क्योंकि इट्स अ बैरन लैंड, राइट। तो फिर देन व्हाट रेवेन्यू यूल पे। बट इफ यू आर हैविंग अ लैंड इन अ एरिया जहाँ पे बहुत अच्छा उगाऊ जमीन है, तो वहाँ पे देन द लैंड यील्ड ज़्यादा होगी, तो इसलिए वहाँ पे टैक्स भी ज़्यादा होता है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लैंड की प्रोडक्टिविटी और दूसरे अलग फैक्टर्स होते हैं कि जो डिसाइड करता है कि रेवेन्यू टैक्स लगाएगा या नहीं लगाएगा। उसके बाद है प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स इज बेसिकली लैंड प्लस लैंड के ऊपर जो भी आपने कंस्ट्रक्ट किया है एज इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसको प्रॉपर्टी टैक्स कहा जाता है। रियल प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें बेसिकली डिपेंड, ये जो पैसा है जो इस तरीके से कलेक्ट किया जाता है प्रॉपर्टी टैक्स में, उसका इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली टू फंड म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है। जो सिटीज़ की म्यूनिसिपैलिटीज काम करती है वो फंड होती है प्रॉपर्टी टैक्स से। तो प्रॉपर्टी टैक्स में वेरी फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन डिपेंडिंग ऑन हाउ मच इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी एंड डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द income of the people living in that area and what the property is being valued at. So obviously you can understand the property tax might just be higher in Mumbai for that matter, because the property are the valued higher, right? And maybe it will be less in areas which are rural, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन कहाँ पे हो और कितना ज़रूरत है उस हिसाब से ये चेंज हो सकता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें पता है ऑलरेडी क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है गुड्स और सर्विसेज पे लगते हैं जब वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। अनलाइक डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट को देना ही पड़ता है इंसानों को, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जो है उसके लिए एक एग्जम्पशन है कि आपको तभी देना होगा जब आप कुछ खरीदते हो। आपको नहीं देना है तो आप नहीं खरीदो तो नहीं देना पड़ेगा, राइट। सो बट लेकिन डायरेक्ट टैक्स देना ही पड़ता है। सो दैट्स वन डिफरेंस बिटवीन इट। अनलाइक डायरेक्ट टैक्स विच इंडिविजुअल पे डायरेक्टली टू गवर्नमेंट, जो इनडायरेक्ट टैक्स है यू यूजुअली सेलर ऑफ द प्रोडक्ट को, रिटेलर्स को पे किया जाता है। मतलब हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं देते हैं, गवर्नमेंट जो है वो रिटेलर्स से या कंपनी से ले लेती है, हम पे करते हैं उनके ऊपर, क्योंकि टू द सेलर वो कलेक्ट करते हैं हमसे, फिर वो आगे उनको दे देते हैं, है ना। तो एक्साइज ड्यूटी क्या होती है? एक्साइज ड्यूटी जब भी कोई गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं और वो किसी भी फैक्ट्री के प्रीमाइस से बाहर निकलते हैं बिकने के लिए, तो वहाँ पे जो लेवी जो ड्यूटी अप्लाई होती है, टैक्स अप्लाई होता है, उसे एक्साइज ड्यूटी कहा जाता है। कस्टम ड्यूटी इज व्हेन थिंग्स फ्रॉम आउटसाइड आर कमिंग इन द कंट्री एंड थिंग्स फ्रॉम द कंट्री आर गोइंग आउट, तो उसके ऊपर जो ड्यूटी लगाई जाती है वो कस्टम ड्यूटी है। सर्विस टैक्स इज ऑन ऑब्वियसली द सर्विसेज, ठीक है। तो अगर मान लो मैंने कुछ चीज़ खरीदी तो मैं बोल सकती हूँ ना भाई मैंने ये एप्पल खरीदा तो मैंने इसके ऊपर टैक्स पे किया, पर अगर मैंने किसी से मसाज करवाई तो देन हाउ विल आई प्रूव दैट आई हैव हैड एनी ट्रांजेक्शन, राइट। सो देन देयर कम्स सर्विस टैक्स फॉर सर्विसेज इन विद दैट इज टेकन। सेंट्रल टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, इट्स बेसिकली जब भी स्टेट्स के बीच में सेल्स होती है तो सेंटर उस पर टैक्स लगाता है और उसे सेंट्रल स्टेट टैक्स कहा जाता है। वैट बेसिकली क्या होता है कि हर बेसिकली वैल्यू एडिशन टैक्स जो होता है, हमने देखा है कि जब भी कोई चीज़ पैदा होती है तो वो मल्टीपल सेक्टर्स से जाती है, तब जाके वो कुछ फाइनल प्रोडक्ट बनता है, राइट। सो जैसे गन्ना है, गन्ना उगता है तो पहले वो प्राइमरी गुड है, फिर उसके बाद उसको कन्वर्ट किया जाता है जैगरी में जूस निकाल के, राइट। और फिर वो या तो फिर वो जूस जो है शुगर केन फैक्ट्री में जाके वहाँ से शक्कर बनती है। वह शक्कर के बनने के बाद क्या होता है, मे बी उस शक्कर को इस्तेमाल करके केक बनाया जाता है, राइट। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन टिल इट कम्स टू द मार्केट इट इज चेंजिंग मल्टीपल हैंड्स, राइट, इट्स चेंजिंग मल्टीपल थिंग्स। तो बेसिकली हर एक पॉइंट पे, राइट, उस चीज़ की में वैल्यू एडिशन हो रहा है, तो हर स्टेज पे जो टैक्स लगता है उसको वैट कहा जाता है, ठीक है। वैट इज कलेक्टेड सिस्टम, टैक्सेस इम्पोज ऑन ईच स्टेट ऑफ वैल्यू एडिशन, हर स्टेज पर लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल जब फार्मर ग्रो करता है कॉटन, जब उसकी फैब्रिक बनता है, जब उससे शर्ट बनता है, और फिर जब वो शर्ट जो है कंज्यूमर खरीदता है या सेल करता है
पर्सन तब दिया जाता है। तो हर पॉइंट पे, हर वैल्यू एडिशन पे वैट लगाया जाता है। थ्रू आउट द प्रोडक्शन एंड सेल प्रोसेस वैल्यू इज कॉन्स्टेंटली बीइंग एडेड, है ना। हमेशा जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई शर्ट बनी है, उसके ऊपर जैसे ही कंपनी का लोगो लग जाता है तो उसकी एक सर्टेन वैल्यू हो जाती है, राइट। तो वो भी इवन दो वो प्रोडक्ट बन चुका है, बट उस पर वो स्टिकर लगना इटसेल्फ एड सम वैल्यू टू इट। सो जब से वो प्रोड्यूस हो रहा है, जब तक वो सेल हो रहा है, तब तक जितना भी वैल्यू एडिशन प्रोसेस हो रहा है उस पर टैक्स लगता है, उसको वैट कहा जाता है। वैट कलेक्शन मेथड डिफर करती है मल्टीपल पॉइंट पे। कभी इट्स पार्ट ऑफ द डायरेक्ट, कभी इट्स पार्ट ऑफ इट इज कलेक्टेड डायरेक्ट बाय स्टेट और समटाइम बाय गवर्नमेंट, और कभी कभी ऐसा वो सेलर के थ्रू भी जो बेच रहा है उसके थ्रू भी कलेक्ट किया जाता है। तो मल्टीपल वेज है वैट कलेक्ट करने के। क्या मेरिट्स है इनडायरेक्ट टैक्स की, क्या फ़ायदे हैं इनडायरेक्ट टैक्स के? सबसे पहला सिंप्लिसिटी, ठीक है, क्योंकि आपको फिर सोचना नहीं पड़ेगा कि लोअर इनकम वालों के लिए कितना बनाए, अपर इनकम वालों के लिए कितना बनाए। इट्स सेम फॉर एवरीवन। सो इफ यू डोंट हैव द मनी एंड यू डोंट वांट टू टेक टैक्स, यू डोंट हैव टू कंज्यूम इट। सो इट क्रिएट्स वेरी सिंप्लिसिटी इन द प्रोसेस। ब्रॉड बेस्ड होता है, मतलब कि आपको हर अलग सिचुएशन के लिए अलग नहीं बनाना पड़ता है, एक वाइड रेंज ऑफ चीज़ों के ऊपर अप्लाई हो जाता है। कंजम्पशन बेस्ड है ऑब्वियसली, तो आप कंज्यूम करोगे तो आपको लगेगा। इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन मीन्स कि जैसे अगर मान लो आप चाहते हो कि पर्टिकुलर कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज करना चाहते हो कि वो किस तरीके से सामान खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो सिर्फ सामान के ऊपर टैक्स बढ़ा या कम करके। जैसे मान लो आप चाहते हो कि लोग जो है सिगरेट ना पिए, तो आप सिगरेट पे टैक्स बढ़ा दो। आप चाहते हो लोग फास्ट फूड ना खाए, तो फास्ट फूड पे टैक्स बढ़ा दो, तो ताकि लोग विल प्रेफर। तो कई बार इट बिकम्स अ गुड स्टेबलाइजिंग टूल फॉर द गवर्नमेंट बिकॉज दे कैन चेंज इट व्हेन दे वांट। नाउ व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स? सबसे पहला कि वो एक रिग्रेसिव टैक्स है। मतलब क्या? क्योंकि सेम है हर प्रोडक्ट पे, तो क्या होता है कि इट डजंट मैटर कंज्यूमर रिच है या गरीब है, ठीक है, सेम उसको पैसा देना पड़ता है। तो उनकी इनकम से प्रोपोर्शनेटली गरीब लोगों को ज़्यादा देना पड़ता है एज कम्पेयर टू, मतलब जैसे मैं 10 किलो आटा खरीदूँ और अंबानी 10 किलो आटा खरीदे, अगर आप उस पर जो टैक्स लगा रहे हो तो सेम है हम दोनों के लिए, पर मेरे लिए वो टैक्स का मेरी इनकम से प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अंबानी। सो दैट इज वाई इट्स कॉल्ड रिग्रेसिव। इन्फ्लेमेटरी है, मतलब कि इनसे इन्फ्लेशन आता है, जितना ज़्यादा आप टैक्स लगाओगे उतना ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा। हिडन टैक्सेस होते हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है क्योंकि सेलर्स कर ले रहे हैं, तो इसलिए क्या होता है कि आपको नहीं पता कि कितना टैक्स लग रहा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उसकी कॉस्ट जो है वो बनाने वाले हर टाइप के टैक्स की कॉस्ट वो कंज्यूमर पे डाल देते हैं। तो कंज्यूमर को क्योंकि यूजुअली पता नहीं होता कि वो कितना टैक्स पे कर रहे हैं किस चीज़ के ऊपर, ट्रांसपेरेंसी नहीं आती है, तो चॉइस नहीं रह जाती है, राइट। देन इट डजंट मेक अ सेंस, क्योंकि अगर मान लो कि मुझे पता होता कि मैं इस जगह से खरीद रही हूँ तो ज़्यादा टैक्स दे रही हूँ और उस जगह से खरीद रही हूँ तो कम टैक्स दे रही हूँ, अगर ये मेरे पास एबिलिटी होती तो मैं टैक्स बचाने की कोशिश करती, बट ट्रांसपेरेंसी कम होती है इनडायरेक्ट टैक्स में। और डिस्टॉर्शनरी, मतलब कि यूजुअली क्या होता है, अगर कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है, ठीक है, तो कंज्यूमर उसको लेते ज़्यादा खरीदते हैं। कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता है तो लोग उसको कम खरीदते हैं, लेकिन टैक्स से आप ये चेंज कर सकते हो। अगर आप अच्छे प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स ज़्यादा लगा दो तो क्या होगा, लोग सस्ता वाला प्रेफर करेंगे, तो आप कंज्यूमर बिहेवियर को चेंज कर रहे हो अननेचुरली बाय पुटिंग दिस टैक्स। नेक्स्ट इज एंट्री टैक्स। इट इज़ इम्पोज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। जो जब भी कोई गुड्स इधर से उधर जाते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं स्टेट से, तो एक स्टेट पे ज़्यादा बने यहाँ पे लेकिन बिक यहाँ रहे, तो अगर सारा टैक्स जो है कंजम्पशन पे आता है तो देन दिस स्टेट विल बेनिफिट नॉट द अदर वन। उसको बराबर करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन टैक्स लगाती है गवर्नमेंट। स्टैम्प ड्यूटी इज बेसिकली नॉट अ डायरेक्ट स्टैम्प, बट बेसिकली जब भी गवर्नमेंट को से आपको कुछ अप्रूवल चाहिए होता है, जैसे मान लो आप रजिस्ट्री करवा रहे हो, कोई चीज़ खरीद रहे हो, या फिर आप कोई अपनी प्रॉपर्टी किसी और को दे रहे हो, बेच रहे हो, तो आपको सरकार से एक स्टैम्प लगवाना पड़ता है, राइट। तो दैट स्टैम्प ड्यूटी इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू गिव टू फॉर द गवर्नमेंट टू ऑफिशिएट, ठीक है। सो दैट ड्यूटी इज इम्पोज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, और ये जो है इसका बेसिकली इस्तेमाल होता है स्टेट गवर्नमेंट की ही फंक्शनिंग के लिए ही, और इट बेसिकली हेल्प्स क्योंकि लोगों को सर्विस मिल रही है। एक तरीके से आप बोल सकते हो कि इट्स अ फॉर्म ऑफ सर्विस टैक्स दीज डेज। गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात की जाए, जो जीएसटी है, पहले क्या था, अलग अलग तरीके के टैक्स लगते थे, पर फिर 2017 में एक अमेंडमेंट हुआ, 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसमें आर्टिकल 246A को चेंज किया गया और एक जीएसटी लगाया गया। उसमें 3 पार्ट हैं, जीएसटी, सीजीएसटी विच इज सेंट्रल, यूटी जीएसटी विच इज यूनियन टेरिटरी जीएसटी, एंड एसजीएसटी विच इज स्टेट जीएसटी।
इन तीनों को ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जिसको हम जीएसटी फ्रेमवर्क बोलते हैं, जिसके तहत अलग अलग जो टैक्स लगते थे पूरे वर्ल्ड, पूरे कंट्री में, वो सब मिलकर एक हो जाएंगे। जीएसटी जो है कंजम्पशन टैक्स है, तो इसका मतलब है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई चीज़ केरला में बनी है या सिक्किम में बनी है, जहाँ कंज्यूम हो रही है वहाँ टैक्स दिया जाएगा। सो इट क्रिएट्स बिकॉज, और हर चीज़ हर जगह यूज़ होती है, तो दैट क्रिएट्स अ लिटिल बिट ऑफ क्या बोलते हैं, स्मूथनेस आती है, और allowing the input tax credit through the supply chain, uniform application. Why GST is good? Because it's on consumption, so it's applied similarly everywhere and doesn't have the kind of issues that होते थे जो पहले, जब अलग अलग चीज़ों का अलग अलग, तो मतलब कि अगर आप कोई चीज़ यहाँ प्रोड्यूस करो तो आपको उसका थोड़ा अलग टैक्स देना पड़ेगा, बजाय कि अगर वो ओरिजिनल सोर्स से जा रही है। तो लोग क्या करते थे, टैक्स बचाने के कारण से ट्रैवल नहीं होता था सामान, या फिर बहुत मुश्किल होती थी, अलग अलग टैक्स कैलकुलेशन इटसेल्फ वाज वेरी डिफिकल्ट। कंजम्पशन बेस से करने से क्या होता है कि अब इट डजेंट मैटर कोई चीज़ कहाँ प्रोड्यूस हो रही है, जहाँ वो खाई जा रही है, जहाँ कंज्यूम की जा रही है, वहाँ टैक्स दिया जा रहा है। और इट इज़ ऑल्सो अ लिटिल बिट प्रोपोर्शनल, कि जो ले रहा है वो दे रहा है, ठीक है। सबसम्पशन ऑफ टैक्सेस, तो अब कौन से टैक्सेस हैं जो अब जीएसटी का पार्ट है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एंट्री टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, लग्जरी टैक्स और सर्विस टैक्स, ये सारे जो है अब मिलकर जीएसटी में आ चुके हैं। एक्सक्लूजन एंड स्पेसिफिक केसेस, एक्सक्लूजन की अगर बात करें तो सारे 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को छोड़ के pretty much बाकी सब जीएसटी में हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि फ्यूचर में उनको भी जीएसटी के अंदर ले आया जाए। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अभी भी वेट लेवी कर सकती है ऑन अल्कोहलिक लिकर कंजम्पशन, वाइल टबैको एंड टबैको प्रोडक्ट्स आर सब्जेक्ट टू बोथ जीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। तो कुछ चीज़ें, बेसिकली ऐसी चीज़ें जो गवर्नमेंट को लगता है हार्मफुल हैं, या वो उनको इतनी फ्रीली नहीं कंज्यूम करवाना चाहती, उनके ऊपर वो डबल टैक्स लगा देते, तो एग्जेम्प्ट कर देती है उनको, ठीक है। स्टैंडर्ड रेट टैक्स, जीएसटी अप्लाइज 6 स्टैंडर्ड रेट्स, ठीक है। तो पूरे कंट्री में सेम यही स्टैंडर्ड है, या तो 0 या 3 या 5 या 12 या 8 या 28, डिपेंडिंग ऑन देयर व्यूज, मतलब अदर थिंग्स। ये परसेंटेज फिक्स है, ठीक है। तो किसी के भी ऊपर 2% जीएसटी नहीं लगेगा, या तो 0 या 3 या 5 या 12 या 18 या 28। तो इट क्रिएट्स सॉर्ट ऑफ लाइक, बोलते हैं ना, अकाउंटिंग यूनिफॉर्मिटी एक तरीके से आती है। इट बिकम्स ईजी इन अ लॉट ऑफ वे। जीएसटी के बेनिफिट्स क्या है? सिंप्लीफाई एंड ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, जैसे हमने बात करी थी कि कभी कभी अगर अलग अलग टैक्सेस लग रहे हैं, मान लो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लग रही है, कस्टम ड्यूटी लग रही है, उसके बाद प्रोडक्शन वैट लग रहा है, तो अब जो कंज्यूमर है उसके ऊपर आते आते उसे नहीं पता ना उस प्रोडक्ट के ऊपर कितने प्रकार के टैक्स लग चुके हैं, राइट। तो मुझे आइडिया नहीं है कि हो सकता है कि एक बिस्किट जो है वो क्योंकि यहीं बन रहा है इसलिए उसके ऊपर कम टैक्स लग रहा है, इसलिए वो सस्ता है, और दूसरा वाला जो है एक्चुअली चीप वैल्यू है लेकिन वो भी उतने का ही मुझे पड़ रहा है बिकॉज उसके ऊपर 10 प्रकार के टैक्स लग रहे हैं। बट आई वॉज नॉट परवी टू दिस इन्फॉर्मेशन, राइट, क्योंकि मुझे नहीं पता तो कि कितना टैक्स किस तरीके से लग रहा है, क्योंकि इतने प्रकार के टैक्स है। बट नाउ दैट देयर इज जस्ट जीएसटी, आई नो कि कहीं से भी बना हो, कहीं से भी आ रहा हो, उसके ऊपर इतना परसेंटेज जीएसटी ही लगा होगा। सो इट गिव्स मी सिंप्लिसिटी एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ व्हेन आई एम बाइंग, एंड इट मेक्स इट इजी फॉर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो, बिकॉज फॉर देम दे डोंट हैव टू वरी अबाउट हिडन टैक्सेस एंड एवरीथिंग ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। सिंगल टैक्स अप्लाई होता है तो मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर से लेकर तो मल्टीपल पेमेंट नहीं होनी होती है, और एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी रहती है। टैक्स का बर्डन, कितना टैक्स कंट्रीब्यूट होगा, टैक्स लीकेज हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है, उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि लीकेज ना हो, या फिर किस तरीके से उसका जो अगर कोई नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है तो उसको कैसे रोकना है, ये सब करने में बहुत डिफिकल्टी आती थी। लेकिन जीएसटी क्योंकि बहुत सिंपल है, सॉर्टेड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो आपको जल्दी कैच कर लेते हो डिफरेंसेस एंड यू आर एबल टू मेक चेंजेस। सो इट जस्ट मेक्स द होल प्रोसेस ईजियर। नाउ फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट क्या फायदे हैं जीएसटी के? एक तो फेडरलिज्म में कोऑपरेशन बढ़ता है, मतलब कि स्टेट और सेंटर के बीच में जो डिफरेंसेस थे, राइट, जो कॉम्प्लिकेशंस थे वो कम हो गए, तो दोनों के बीच में मतलब जो कोऑपरेशन है फेडरल यूनिट्स के बीच में वो ईजी हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन ईजी हो जाता है बिकॉज एक ही चीज़ अप्लाई करना है, सेट ऑफ रूल्स कम है, दे डोंट हैव टू डिसाइड, दे डोंट हैव टू ऐड मल्टीपल टाइप्स ऑफ टैक्सेस, एवरीथिंग इज सिंप्लीफाइड। उसके बाद इंटर स्टेट चेक पॉइंट्स खत्म हो जाते हैं और ईजी हो जाता है ट्रांसपोर्ट, बिकॉज आपको हर स्टेट में एंटर करते हुए बार बार जो ड्राइवर्स हैं उनको परेशान नहीं होना पड़ता है। या फिर जैसे अगर
अगर आपके पास वाली स्टेट है तो वहाँ पे तो इजी है, बट मान लो आप कोई स्टेट है जो आपसे 2-3 स्टेट के बाद है, सो उसके कारण प्राइस में फ्लक्चुएशंस आते थे, तो वो सब हट जाते हैं। एक कंट्रोल ज़्यादा आता है और करप्शन कम होता है, क्योंकि बहुत स्पेसिफाइड है, बहुत सिंप्लीफाइड है, इतना लगेगा और फिक्स है, तो उस पर ज़्यादा करप्शन या तोड़ मोड़ नहीं हो सकती है, ईजी टू चेक है। और पहले की तरह इनवॉइस मैचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे ट्रांजैक्शंस जो है वो, क्योंकि पहले क्या होता था, बार बार आपको चेक करना पड़ता था कि उधर से सही लगा है कि इधर कैलकुलेट हुआ है सही कि नहीं, पर अब बिकॉज इट्स सीमलेस, इट्स वेरी इजी टू सी, यू डोंट हैव टू अलग अलग बिल्स नहीं देखने पड़ेंगे चेक करने के लिए कि बराबर लगा है कि नहीं लगा है, इट्स सेम एवरीवेयर। एक्सपांडेड टैक्स बेस, कई सारी ऐसी कंपनीज थी जो पहले टैक्स बेस में नहीं आती थी, लेकिन जीएसटी के अप्लाई करने से आने लग गई, बिकॉज इट्स देव सिंप्लीफाइड अ लॉट ऑफ थिंग्स। इम्प्रूव्ड रेवेन्यू एफिशिएंसी, मतलब कि क्योंकि गवर्नमेंट को कम पैसा लग रहा है इस टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करने में, राइट, कि उनको पहले ज़्यादा लोग लगते थे टू मेक श्योर एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, राइट, बिकॉज दे हैड टू मेक श्योर अलग अलग टाइप के ड्यूटीज़ अप्लाई हो रही है और कि नहीं हो रही है, कहाँ पे किसको क्या देना है। अब क्योंकि सब कुछ सिंप्लीफाइड है तो उनको कम लोग चाहिए, एंड हेंस इट बेसिकली, क्योंकि वो कम खर्चा कर रहे हैं इसलिए उनका रेवेन्यू की इफिशिएंसी जो है बढ़ती जा रही है, इसे है ना, मतलब कम खर्चा कर रहे हैं तो ज़्यादा पैसे हैं उनके पास, क्योंकि वो भी तो उनकी खुद के पैसे भी तो उसी टैक्स में से ही आते हैं ना, तो टैक्स मनी बच रहा है। बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज के लिए क्या फ़ायदा है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड टैक्स है तो उनको लूप होल, मतलब उनको लूप जंप्स नहीं करने पड़ते हैं कि यहाँ लगाना यहाँ लगाना, कोई हार्मोनाइज हो गया सब कुछ, सारे टैक्सेस, तो कंप्लायंस करने की कॉस्ट नहीं है, अब उनको बहुत सारे लोग रखने की जरूरत नहीं है टू मेक श्योर दैट दे आर अबाइडिंग बाय द लॉ। उसके बाद हर प्रोडक्ट जो है मल्टीपल एक्साइज ड्यूटी, वैट ड्यूटी लगती थी, अब सबकी एक हो गई है। कैस्केडिंग इफेक्ट, कैस्केडिंग इज बेसिकली कि जब वैल्यू चेन में मल्टीपल टैक्स लगते हैं तो क्या होता है कि उसके कारण स्टेट और स्टेट बाउंड्रीज के कारण मल्टीपल ड्यूटीज लगती है, एंड उसके कारण जो कॉम्पिटिटिवनेस है बिजनेस की बढ़ जाती है। जैसे हो सकता है वही चीज़ प्रोड्यूस हो रही है गुजरात में, बट बिकॉज उसको लेके जाना तमिलनाडु तक डिफिकल्ट है, तो थिंग्स हैव टू बी देन मैन्युफैक्चर्ड देयर एज वेल, राइट, सो दैट वुडंट बी अ प्रॉब्लम एनी मोर। तो उससे कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हो जाता है, दोनों मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है, क्योंकि उनको पूरा टैक्स जो है देना पड़ता है एक साथ, और उनको दे डोंट हैव टू लाइक गिव डिफरेंट और हैव टू वर्क कि कहाँ पे कम देना है कहाँ पे ज़्यादा देना है। उससे क्या होगा कि उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गई है ऑन प्रोड्यूसिंग लोकल गुड्स, एंड हेंस प्रोडक्शन कॉस्ट कम हुई है, तो इंडियन बिजनेसेस के बीच में कंपटीशन बढ़ गई है, क्योंकि देन कंज्यूमर का भी फायदा है, क्योंकि नाउ दे विल हैव टू पे लेस, बिकॉज इवेंचुअली टैक्स आता तो कंज्यूमर के जेब से ही है ना। अब जो एग्जिस्टिंग जीएसटी है जो है और जो एग्जिस्टिंग है उसके बीच में डिफरेंस देखो, 4 मेन पॉइंट पे डिफरेंस है। पहली बात तो एग्जिस्टिंग सिस्टम में मल्टीपल लॉज थे जिसको फॉलो करना पड़ता था, एंड देन यू हैड टू कोऑर्डिनेट बिटवीन ईच लॉ, ताकि अगर डबल तो कहीं नहीं लग रहा है, बट लेकिन जीएसटी में बहुत सीमलेस हो जाता है। रेट्स अलग अलग थे बिफोर, जैसे अब मान लो कि मैं बोल रही हूँ कि वैट लगेगा 12%, उसके ऊपर मान लो कोई और टैक्स लग रहा है, तो वो फिर उस लगे हुए टैक्स के ऊपर लगेगा या फिर वो हटा के कैलकुलेट करना है, ये सब कॉम्प्लिकेशंस थे यहाँ पे। दीज कॉम्प्लिकेशंस आर नॉट देयर, देर आर ओनली यूनिफॉर्म स्टेट जीएसटी एंड सेंट्रल जीएसटी। उसके बाद कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि कोई भी क्रेडिट एंट्री अलाउड है नहीं, सब अपना अपना उसी वक्त पे करो, ख़त्म करो, तो उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो नहीं आते हैं। और दूसरा कंप्लायंस, और क्योंकि इस प्रोसेस बहुत सिंपल है और बहुत इजीली लेड आउट है, तो लोगों को कंप्लाई करने में डिफिकल्टी नहीं होती है, सो दैट्स वन ऑफ द बेनिफिट्स। जीएसटी काउंसिल की बात करें तो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट ऑफ एक्ट इन 2016 द जीएसटी काउंसिल वॉज इस्टेब्लिश। उसमें कौन कौन है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हर स्टेट है of revenue and finance, or a minister designated by each state government in charge of finance and taxation and nominated minister of the respective state. So इन तीनों से मिलकर हर स्टेट का अपने अपने 2 होते हैं और यूनियन मिनिस्टर होता है, सेंटर का एक मिनिस्टर होता है, ठीक है। और जीएसटी काउंसिल इज टास्क्ड विद मेनी मेकिंग रिकमेंडेशन ऑन बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कि ये क्योंकि इसमें स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं और वो मिलकर पूरा यूनियन मतलब पूरा ग्रुप बनाते हैं, तो ये पूरा ग्रुप एक साथ स्टेट के लिए भी काम करता है और यूनियन के लिए भी काम करता है। तो इट बेसिकली makes it easier because the same person is working and they don't have to negotiate with other person.
द इंक्लूजन ऑफ टैक्सेस, सेसेस एंड सबचार्ज अंडर जीएसटी, उनके काम क्या होते हैं मेन, सारे को एक साथ जीएसटी के अंदर लेके आना, देखना कि कौन कौन से गुड्स एंड सर्विसेज एलिजिबल है एग्जेम्पशन के लिए जीएसटी से, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाना, ठीक है। उसके बाद कितना टर्नओवर होना चाहिए, ताकि थ्रेशोल्ड कि एक कंपनी का कितना थ्रेशोल्ड होना चाहिए एग्जेम्प्ट होने के लिए जीएसटी से, ये डिसाइड करना, रेट्स डिसाइड करना, फ्लोरिंग रेट्स, बैंड्स की कितना जीएसटी लगेगा, किस तरीके के प्रोडक्ट के ऊपर कितनी यूनिट मैन्युफैक्चर होगी उस बेसिस पे, और स्पेशल रेट अगर हो कोई स्पेसिफिक पीरियड के लिए तो वो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई खाने की चीज़ है उसके ऊपर कोई कैलेमिटी होगी, नेचुरल डिजास्टर हो गया तो लोगों को ज़रूरत है तो उसके ऊपर टैक्सेस हटाए जा सकते हैं, वो सब डिसाइड करना। और कोई भी दूसरे जो मैटर्स हैं रिलेटेड टू जीएसटी, ये काउंसिल डिसाइड करती है। जीएसटी काउंसिल जो डिसाइड करती है मीटिंग में, वो मेजॉरिटी वोट से किया जाता है, जो 3/4 होना चाहिए और वेटेड वोट्स, ठीक है, ऑफ द प्रेजेंट मेंबर, क्योंकि मतलब वेटेड वोट्स इज बेसिकली जितना बड़ा स्टेट या जितना बड़ी उसकी इकोनॉमी उतना उसके ज़्यादा वोट होते हैं, और इट इज़ यूजुअली डन ऑन द बेसिस ऑफ 2/3 मेजॉरिटी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वे बिल या ई बिल बेसिकली एक ये डॉक्यूमेंट होता है जो एक कैरियर इशू करता है कि भाई ये जो इंसान भेज रहा है और जो रिसीव कर रहा है उस इंसान का नाम और डेस्टिनेशन उसमें लिखा जाता है, और क्या रूट फॉलो किया जाएगा और क्या गुड्स हैं वो बताया जाता है। इट इज़ मैंडेटरी टू गेट दिस बिल फॉर गुड्स मोर देन 50,000 एंड द मेन आइडिया बिहाइंड दिस इज सो दैट देयर इज इट सर्व्स एज अ कंप्लायंस मैकेनिज्म। कंप्लायंस मैकेनिज्म मतलब कि ताकि जो इंसान रिस्पॉन्सिबल है पे करने के लिए उसको पता हो कि उसके नाम से कहाँ से क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, एंड इट बेसिकली मेक्स इट ईजी बिकॉज इट्स डिजिटल, तो पेपर्स डोंट नीड टू बी कैरीड बाय द ट्रकर इन दैट वे, और ट्रांसपोर्टेशन और जनरेटिंग आसान हो जाती है क्योंकि आप जीएसटी बिल से जाके जीएसटी पोर्टल से जाके करवा सकते हो। इससे ना गुड्स का ट्रैकिंग और मूवमेंट और टैक्स इवेजन करना मुश्किल हो जाता है, और इट हेल्प्स द गवर्नमेंट दैट वे। और ये फिजिकल वे बिल को रिप्लेस करते हैं जो जो लोगों को लेके जाने पड़ते थे पहले, ठीक है। तो उसके कारण अब ई बिल जनरेट हो गया, तो वी कैन कीप अ ट्रैक कि भाई कौन सी चीज किसके नाम से कितनी जा रही है, राइट। वरना अदरवाइज अनलेस यू हैव दैट बिल इन फ्रंट ऑफ यू, यू वुडंट नो, और अनलेस यू पिक अप द डायरी ऑफ द प्लेस जहां से उसने रजिस्टर करवाया। बट नाउ ई पोर्टल मीन्स दैट यू कैन सी द होल डाटा टुगेदर। तो लोग ऐसा नहीं कर सकते कि एक वे बिल पे मतलब ज़्यादा चीज़ें ले गए तो कम जीएसटी पे किया, ऐसा नहीं हो पाएगा बिकॉज इट्स जनरेटेड लाइक दैट। कंपोजिशन लेवी बेसिकली स्मॉल बिजनेसेस जिनका 1.5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है उनको एक अल्टरनेट टैक्स मेथड दी जाती है जो कि ज़्यादा सिंप्लीफाइड होती है और रिड्यूस होती है, सो दैट जो स्मॉल एंटरप्राइज है उसके कॉस्ट को उसको ज़्यादा कॉस्ट ना करे। एक ये ऑप्शनल स्कीम है जो अलाउ करती है कि फ्लैट टैक्स रेट हो 1% ऑन द टर्नओवर इंस्टेड ऑफ द जीएसटी। इससे क्या होता है कि जो छोटे सर्विस प्रोवाइडर हैं जिनका टर्नओवर 50 लाख है, दे कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम एंड पे जीएसटी एट 6%, इन द सेंस कि क्योंकि आप अभी उग रहे हो या छोटे बिजनेस हो और आप जीएसटी में असिमुलेट होना चाहते हो, तो एक तरीके से आपको बेनिफिट दिया जाता है कि यू डोंट हैव टू इवन सिंप्लीफाइंग इट फॉर द स्मॉलर वंस, कि आप अपने टर्नओवर का 1% दे दो या 6% पे फिक्स कर दो। अंडर दिस स्कीम बिजनेस कैन नॉट क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट रिमेनिंग द ऑप्शन टू रिवर्ट स्टैंडर्ड टू जीएसटी। बेसिकली इससे ये भी होता है कि बिजनेसेस जो है टैक्स क्रेडिट नहीं क्लेम कर सकते और फिर फाइनली उनको जीएसटी पे ही जाना पड़ेगा, और वो पुराने वाले सिस्टम यूज करके बेसिकली क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते। जीएसटी कंपेंसेशन सेस बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको एड्रेस किया था रेवेन्यू लॉस को लेकर, कि जो रेवेन्यू लॉस हो रहा है आफ्टर जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन उनको समझने के लिए ये कंपेंसेशन सेस लगाया गया था। गवर्नमेंट ने कैलकुलेट किया कि जब चेंज हुआ, जब पहले जो टैक्स स्कीम थी और उसके बाद में जो जीएसटी लगाया, उसके कारण जो ऑन एवरेज स्टेट्स को नुकसान अगर हो रहा है कंपनसेशन का, तो उसके ऊपर मतलब टैक्स का, तो उसके ऊपर एक तरीके से 3 साल का उन्होंने एवरेज बना दिया है 14% एनुअली, कि ये दिखना चाहिए था। गवर्नमेंट कैलकुलेटेड स्टेट्स इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ ओवर 3 years। अब उसके बाद क्या होता है, स्टेट को अश्योर किया जाता है कि भाई अगर आपका वो 14% से बिलो गया तो आपको कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। मतलब कि बेसिकली एक तरीके से ये एक मोटिवेशन था जो स्टेट्स को दिया गया था, क्योंकि ताकि अगर अब
इसके अप्लाई होने से, जैसे जो पुराना वाला तरीका था टैक्स लेने का, उससे अगर किसी कंपनी का नुकसान होता था तो किसी स्टेट का फायदा भी होता था, राइट? तो अब ऑफ कोर्स वो लोग तो अगेंस्ट होंगे ना कि भाई हमारा तो फायदा नहीं हो रहा, हमारा तो नुकसान हो रहा है, हमको पहले ज्यादा पैसे मिल रहे थे, सो देन व्हाई वुड दे वांट टू बी विद जीएसटी? तो उनके लिए बेसिकली व्हाट दे हैव डन इज कि वो 3 साल के पीरियड तक नोटिस करते हैं, और अगर एक परसेंटेज उन्होंने फिक्स कर दिया कि इसके नीचे अगर गिरा आपका, तो फिर हाँ जो है स्टेट गवर्नमेंट आपको कंपनसेट करेगी। सेस इम्पोज ऑन लग्जरी एंड डीमेरिट गुड्स कलेक्टेड इन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो कहाँ से फंड होता है ये, जो लग्जरी सेस इम्पोज ऑन लग्जरी और डीमेरिट गुड्स होते हैं जो CFI में आते हैं, उसमें से ये पे किया जाता है। फंड्स आर ट्रांसफर टू GST कंपनसेशन फंड अंडर पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एंड सब्सिक्वेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्टेट्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड। ठीक है, तो जब पहले डिसाइड किया जाता है और फिर कंसोलिडेटेड फंड में से उसको पब्लिक अकाउंट्स में डाल दिया जाता है। So this is all for Indian tax system. It's actually a very small and nice and very sorted chapter. All you need to understand is कि क्या GST के फायदे हैं, ठीक है, GST से पे आने के लिए किस तरीके की प्रोसेस है, और किस किस सेक्टर को क्या क्या फायदे हो रहे हैं GST से, और डीमेरिट्स क्या है पुराने वाले सिस्टम की, ये जानना ज़रूरी है। और प्लस डिफरेंट टाइप्स जैसे रिग्रेसिव, प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनल, इस तरीके के टैक्स के बारे में समझना कि इसके क्या इम्पैक्ट होते हैं और उसको किस तरीके से इकोनॉमी में यूज़ किया जाता है। दिस इज़ ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस लेक्चर. So this is it for today. If you have any more question, comment below and I'll try to answer them in the next class. Thank you for listening. Have a nice day. Bye.